फाइनली इतने लंबे समय से जिस एपिसोड का हम इंतजार कर रहे थे वो आज आ ही गया। तो जरा सा अपने होश संभाल लीजिए, क्योंकि आज का एपिसोड सिर्फ कहानी को आगे नहीं बढ़ाएगी बल्कि आपके नजरिए को ही बदलने वाली है। कहानी इस तरह मोड़ लेने वाली है जैसे शायद आपने सोचा भी नहीं होगा, इसीलिए तैयार हो जाइए। ज्यादा लंबा इंट्रो देना बेकार होगा, सीधे शुरू करते हैं आज का ये खास एपिसोड, क्योंकि तबाही आज आपके दिल की होने वाली है। तो ये एपिसोड वहीं से शुरू होती है जहां पर कि लास्ट एपिसोड खत्म हुई थी। अपने पास जब कोई रास्ते को ना देखकर सोहवा रोबोट से कहती है कि मुझे उस जगह पर टेलीपोर्ट करो, तो रोबोट परेशान होते हुए उससे पूछता है, या तुम हेवेली डीमन सेक्ट के शिप की बात कर रही हो? आखिर तुम वहाँ जाना क्यों चाहती हो? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? इसके अलावा अगर मैं चाहूँ तब भी तुम्हें वहाँ पर नहीं भेज सकता, क्योंकि मुझे उसके कोऑर्डिनेट पता नहीं है। वो एनक्रिप्टेड है जिसे मैं हैक नहीं कर सकता। जिस पर कि सोहवा उससे बोलती है, मुझे पता है जो कुछ भी वो बच्चा जानता है वो सारी चीजें मैं भी जानती हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि छोटा मॉन्क वो बोल रहा था, लगता है कि अलविदा कहने का अब समय आ गया है। जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो तुम्हें भी सोलिन को छोड़ना पड़ेगा और अपनी बाकी की बची जिंदगी यात्रा या किसी और काम में बिताना होगा। जो सुन बड़ा मॉन्क कहता है, मैं इस चीज से मना करता हूँ, मैं मर रहा रहूंगा तब भी मैं इस चीज को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अगर तुम यहाँ से जाओगे तो मैं आगे वो कुछ भी बोल पाता, तभी उसके पीछे से जिन कहता है, अब बस बहुत हुआ, रोना धोना बंद करो, तुम मरने वाले नहीं हो। जिस पर कि बड़ा मॉन्क काफी ही ज्यादा हैरानी में कहता है, या कोई रास्ता भी बचा हुआ है? जिन बताता है, हाँ अगर कोई दूसरी जगह होती तो कोई रास्ता नहीं था, लेकिन ये सोलिन है। यहाँ तुम्हारे पास ग्रेट रिवर्सल पिल है। ग्रेट रिवर्सल पिल का नाम सुन दोनों ही मॉन्क शौक हो ही रहे थे। तभी जिन आगे बोलते हुए कहता है, यदि हम फोर्सफुली हेवेनली डीमन सोल के पॉइजन को बाहर निकालने की कोशिश करें तो तुम्हारा शरीर वो सह नहीं पाएगा, लेकिन हम उस चमत्कारी ग्रेट रिवर्सल पिल का इस्तेमाल करें तो तुम सह पाओगे। इसीलिए जल्दी करो और उसे यहाँ पर लेकर आओ, बाकी की सारी चीजें मैं संभाल लूंगा। जो सुनता हुआ दोनों ही मॉन्क अपने सर को नीचे झुकाए हुए कोई भी जवाब नहीं देते। तो जिन उनसे पूछता है, क्या हुआ? छोटा मॉन्क बताता है, मैं उस ग्रेट रिवर्सल पिल का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तुम्हें पता होना चाहिए वो मेरे लिए नहीं है, वह पिल उस बच्चे असुरा बुद्धा के लिए आखिरी तोहफा है। मैं केवल अपने बूढ़े शरीर के जीवन को बढ़ाने के लिए उस पिल का कभी भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। यही सब बोलता हुआ जब वो बड़े मॉन्क से पूछता है, या तुम मेरी जगह पर होते तो कभी भी उस पिल का इस्तेमाल करते? जिसका कि जवाब बड़ा मॉन्क अपने सर को झुकाए हुए कुछ भी नहीं देता है। तो जिन उन लोगों से कहता है, इस सवाल को तुम लोगों को आपस में हल करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि तुम्हें ये सवाल अपने डिसेबल से पूछना चाहिए। तुमने कहा कि ये ग्रेट रिवर्सल पिल उस बच्चे के लिए है, सही कहा ना? जो सुनता हुआ वे लोग कुछ भी समझ पाते। तभी जिन आगे बोलता है, आखिर उस बच्चे का जवाब क्या होगा? या वो इसका इस्तेमाल खुद के लिए करेगा या फिर अपने बूढ़े मास्टर के छोटे से जिंदगी को बढ़ाना चाहेगा? जिस पर कि दोनों ही मॉन्क काफी ज्यादा गुस्से में कहते हैं, वो बच्चा दुनिया में किसी भी इंसान से ज्यादा दयालु है, वो कभी भी इसका इस्तेमाल खुद के लिए नहीं करेगा। जो सुन जिन उन लोगों से कहता है, तो फिर तुम बेवकूफ बूढ़ो अपनी इच्छाओं में लिप्त उस बच्चे का अपमान क्यों कर रहे हो? या तुम उसे एक ऐसे डिसेबल के रूप में जीना सिखाना चाहते हो जिसने अपने मास्टरों के साथ विश्वासघात किया जो उसके लिए माता पिता की तरह थे? यदि तुमने उस बच्चे के लिए जीने की कसम खाई है तो तुम्हें अपनी पूरी शिद्दत से जीना होगा, भले ही ये सिर्फ एक दिन के लिए ही क्यों ना हो। दयालुता का व्यवहार तभी संभव है जब आप जीवित हो। उसकी ऐसी बातों को सुन दोनों ही मॉन्क सोच में पड़ चुके थे कि अब वो ये क्या करे। तो जिन उन लोगों से कहता है, अब जल्दी करो और ग्रेट रिवर्सल पिल को यहाँ पर लेकर आओ, हमें केवल आधा ही चाहिए। उसके इतना बोलते ही सिन थोड़े समय बाद शिफ्ट होती है, जहाँ पर कि हम देखते हैं फाइनली उन लोगों ने आधा ग्रेट रिवर्सल पिल को लेकर आ चुके थे और अब जिन छोटे मॉन्क के पॉइजन को बाहर निकालने के लिए पूरी तरह तैयार था। वह कहता है, एक बार जब एनर्जी फ्लो करना शुरू कर देती है तो इविल एनर्जी काफी हद तक उत्पात मचाने लगती है। तुम जितना उसे धकेलने की कोशिश करोगे उतना ही वो संघर्ष करेगा, इसीलिए खुद को संभालने की पूरी कोशिश करना। चलो मैं अब शुरू करता हूँ। इसी के साथ वो अपनी एनर्जी को छोटे मॉन्क के अंदर डालना शुरू कर दिया होता है। वहीं उन लोगों को ऊपर से देखते हुए बड़ा मॉन्क कहता है, उसने तो इसमें कागज की तरह छेद कर दिया, लगता है कि बनाने वालों ने हमें ठग लिया। रियांग उससे पूछती है, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? बड़ा मॉन्क बताता है, इसे बनाने वालों ने कसम खाकर कहा था ये साउंड प्रूफ, डस्ट प्रूफ और एक्सप्लोजन प्रूफ है। यहाँ तक कि न्यूक्लियर बम भी इसमें छोटा सा स्क्रैच भी नहीं डाल सकता, न ही उसकी धमाके की आवाज इसके अंदर आएगी। इसीलिए हमने इतना बड़ा रकम उसे चुकाया था। जिस पर रियांग कहती है, वैसे उन लोगों ने कहा तो सही ही था, ऊपर इतना शोरगुल होने के बावजूद भी हमें हल्का सा भी नहीं सुनाई दिया था। जो सुनता हुआ बड़ा मॉन्क साइड में बैठते हुए बोलता है, ये बात कहीं और मत बोलना, अगर इसको बनाने वाले को इसके बारे में पता चलेगा तो वे फिर से हमसे इसे ठीक करने के लिए बहुत ही बड़ा
रकम वो वसूलेगा। जिस पर कि रियोंग जब कुछ भी नहीं बोलते तो वो कहता है अब जरा तुम मुझसे दूरी बना लो, जब तक बड़े भाई ठीक नहीं हो जाते मुझे उनकी रखवाली करनी है। जिस पर कि रियोंग जब बोलती है मुझे भी यहाँ रहकर उनकी रखवाली करनी है, तभी उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वह बड़े मॉन्क के पावर को देखते हुए कहती है शायद मुझे यहाँ से चले ही जाना चाहिए, मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारे साथ उन्हें प्रोटेक्ट कर पाऊंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं छोटे मॉन्क ने आधे ग्रेट रिवर्सल पील को पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लिया था और अब फाइनल स्टेज था हेवनली डीमन सोल के पॉइजन को बाहर निकालने की, जिसे निकालने के लिए जिन जैसे ही कोशिश करना शुरू कर देता है तो उसके और छोटे मॉन्क के अंदर हेवनली डीमन सोल के पॉइजन के बीच बड़ा टकराव होता है, जिसके चलते हम देख पाते हैं कि भयंकर तरीके से छोटे मॉन्क को दर्द होना शुरू हो चुका था। जबकि सेम टाइम पर हम हेवनली डीमन सेट के लीडर को देखते हैं, उसे भी फर्क पड़ना शुरू हो चुका था। वह दर्द के मारे खतरनाक तरीके से चीख मारता है, यानी कि दोनों को ही सेम तरीके से दर्द हो रहा था एक ही टाइम पर, जिसे कि हेवनली डीमन सेट का लीडर किसी तरह संभालने की कोशिश कर रहा होता है। इतने में ही हम देखते हैं कि उस शिप पर सोहवा भी आ चुके थे, जो कि पहले तो अपने सामने इतने बड़े जिन के स्टैचू को देखती है, बाद में जब अपना सर बगल में घुमाती है तो उसे अपने सामने सोच्योन दिखाई देता है, जिसके पीछे हेवनली डीमन सोल था। वो भी उसे देखते हुए जब बिना कुछ बोले घूरता रहता है तो सोहवा खामोशी से पहले तो उसके पास जाती है और सोच्योन को दर्द में कराहते हुए देख हेवनली डीमन सोल से कहती है आखिर इस बच्चे के साथ क्या गलत है, तुमने इसके साथ क्या किया? तो वह डीमन हंसते हुए बताता है मैंने तो बस उसकी इच्छा पूरी की, उसने पूरे लगन के साथ प्रार्थना की थी तुम्हारी तरह। जो सुन सोहवा बोलती है मैंने तुम्हें कभी भी नहीं मांगा, उस बच्चे को जाने दो। जिस पर कि वह डीमन बोलता है मनुष्य हमेशा पूरी हो चुकी इच्छाओं को भूल जाता है, तुम जानती हो क्यों? क्योंकि उनकी बहुत सारी इच्छाएं होती है, वे आदत बना लेती हैं इच्छाएं करने के, इसीलिए वे भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या मांगा था। और जब कोई इच्छा बहुत जल्दी हो, जिसे जुबान से कहना भी मुश्किल हो, तो पूरा होने के बाद वे इसे नकार देते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने ऐसा कहा नहीं, इसीलिए वे ऐसा सोचते हैं कि मैंने इसे सुना ही नहीं। यह कितना हास्यास्पद है, सही कहा ना? तुम इंसान चमत्कारों की कामना करते हो और तुम्हारे दिल में बसा छोटा सा व्यक्तित्व इसे नकार देता है। तुमने मुझसे एक इच्छा मांगे थे और मैंने इसे स्वीकार किया, तुम्हारी बॉडी और सोल के बदले। जो सुनता हुआ सोहवा कहती है तुम मेरी सोल या बॉडी जो भी चाहो अपने साथ ले जाओ, बस उस बच्चे को छोड़ दो। ये सब बोलता हुआ एकदम से ही वो शौक हो चुके थे। कुछ देर वह देखती है कि सोच्योन वो पूरी तरह ज़ॉम्बी की तरह दिख रहा था और देखते ही देखते वो कुछ करने की कोशिश करने लगता है, जिसे लेकर सोहवा वो कुछ भी समझ पाती उससे पहले ही डीमन सोल उससे कहता है चलो ये शुरू हो गया है, उम्मीद है ये दिलचस्प होगा। सेम टाइम पर हम दूसरी तरफ छोटे मॉन्क को देखते हैं, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था दर्द को सहने की। वहीं जिन उसके अंदर से पॉइजन को बाहर निकालते हुए बोल रहा होता है अपनी शक्तियों को बाहर निकालो और एनर्जी के एक भी अंश छोड़े बिना सारी चीजों को त्याग दो, केवल उसी पावर पर भरोसा करो जो मैंने तुम्हें दी है। हम देखते हैं छोटा मॉन्क जिनके बताए अनुसार वैसा ही करना शुरू कर देता है, तो उसके ऐसा करते ही सोच्योन के हाथ वो फूलना शुरू हो चुके थे, मानो वो किसी भी पल ब्लास्ट हो सकता हो। वहीं जिन हिम मोमेंट पर आने के बाद छोटे मॉन्क से कहता है अब सारी चीजों को उगल दो। उसके इतना बोलते ही हम इस तरफ देखते हैं सोच्योन का हाथ एक भरे धमाके के साथ पूरी तरह ब्लास्ट कर जाता है, जिसकी रोशनी इतनी तेज होती है कि सोहवा भी अपने सामने कुछ भी नहीं देख पाते। लेकिन वह डीमन उसे देखता हुआ स्माइल कर रहा था, मानो पहले से ही उसे इस चीज का अंदाजा हो। सेम टाइम पर हम छोटे मॉन्क को देखते हैं कि अब सारे पॉइजन बाहर निकलना शुरू हो चुका था, जबकि जिन पीछे से उसका सपोर्ट कर रहा होता है। हम देखते हैं जैसे ही उसके अंदर से सारे ही पॉइजन बाहर निकल जाते हैं तो उसकी बॉडी पर जो हेवनली डीमन सोल का निशान था वो अभी अब गायब हो चुका था, जिसे देखता हुआ जिन बोलता है चलो मैं तुम्हारी एनर्जी सर्कुलेट करने में मदद करता हूँ। हम देखते हैं कि छोटे मॉन्क की एनर्जी फिर से स्टेबलाइज होना शुरू हो चुका था, लेकिन दूसरी तरफ अपने प्लान को इस तरह असफल होता हुआ देख सोच्योन पूरी तरह से पागल हो चुका था और भयंकर गुस्से में जब सिचुएशन को देखने की कोशिश करता है तो उसे दिखाई देता है कि छोटा मॉन्क वो पूरी तरह से पॉइजन से फ्री हो चुका था, जिसे देखता हुआ जब वो और भी ज्यादा भयंकर रूप में अपनी एनर्जी को बाहर निकालना शुरू कर दिया था, हेवनली डीमन सोल कहता है अब जब मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी है
है तो आगे बढ़ो और खेलो। जिसको देखता हुआ सोहवा बोलती है, आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? और हम देखते हैं कि सॉचुन उसकी बातों पर जरा सा भी ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो अपने दिमागी संतुलन पूरी तरह खो चुका था। वो हेवनली डीमन सोल पॉइजन को कंट्रोल करते हुए फिर से एक्टिवेट करना शुरू कर दिया होता है, जिसके चलते हेवनली डीमन सोल फिर से अपने आकार को बदलते हुए हेवनली डीमन सोल के हाथों में चेंज हो जाता है और वो तुरंत ही जिन पर हमला कर दिया था, जिससे कि वो पूरी तरह अनजान था। और जब तक वो अपनी आंखें खोल कर देखता तब तक वह पॉइजन उसके गले को पकड़ उसके अंदर जाना शुरू हो चुका होता है। तो तुम ये साजिश रच रहे थे, या तुम इसी वजह से सोल इंसेक्ट के लीडर पर हमला किया ताकि तुम डीमन सेल के अंदर हेवनली डीमन बीस्ट को डालकर मुझ तक भेज सको? तो सॉचुन वो बोलता है, तुम बेवकूफ हो। तुमने उस बूढ़े मॉन्क के जीवन को बचाने के लिए अपने बैरियर को हटा दिया। सच में दया एक कमजोरी है। तुमने अपनी मौत खुद चुनी है, मुझे दोष देने की आवश्यकता नहीं। यही सब बोलता हुआ वो अपना पूरा जोर लगा रहा था जिनको मारने के लिए। जिसे देखता हुआ डीमन बोलता है, तुम तो बहुत जोर से भौंक रहे हो, तुम मेरी उम्मीद से बेहतर निकले। जो सुनता हुआ सोहवा बोलती है, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? इसे बंद करो। डीमन जो सुन कहता है, क्या तुम इसे रोकना चाहती हो? ये तो बहुत ही आसान है। जब कोई पागल कुत्ता मुंह से झाग निकालते हुए बहुत तेज भौंकना शुरू कर दे तो उसे रोकने के लिए सबसे बेहतर होता है उसके गले को काट दो। या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूं? बस एक पल में खत्म हो जाएगा। जिस पर सोहवा तुरंत ही उस पर हमला करते हुए बोलती है, अपनी बकवास करना बंद कर। हम देखते हैं उसका ये अटैक सीधे उस डीमन के सीने को चीरे डाला था, लेकिन उसका इम्पैक्ट उल्टा सोहवा को ही होता है। उसे इतना ज्यादा दर्द होता है कि वो खून की उल्टियां करते हुए सीधे जमीन पर बैठ चुकी थी। वहीं डीमन वो उसे देखते हुए कहता है, या तुम्हें पता नहीं था मैं तुम ही हो? मुझ पर हमला करना मूर्खतापूर्ण सेल्फ हार्मिंग है, इसके दर्द केवल तुम ही सहोगे। जिस पर कि सोहवा गुस्से में उसकी तरफ देखने के अलावा और कुछ भी नहीं बोल पाती। जबकि डीमन वो आगे कहता है, लगता है कि तुम्हें बात समझ में आ गई, तो चलो इसे देखते हैं, ये खत्म होने ही वाला है। हम देखते हैं कि वह पॉइजन लगभग जिनके पूरे शरीर में फैल चुका था, लेकिन फिर भी जिन उस पर ध्यान न देते हुए अभी भी छोटे मॉन्क के एनर्जी को स्टेबलाइज कर रहा होता है, जिसके चलते सॉचुन जोरों से चिल्लाते हुए और भी अपनी पावर को लगाना शुरू कर दिया था। वहीं इस हद तक पहुंच जाने के बाद भी सॉचुन को फेल होता हुआ देख तो डीमन भी थोड़ी देर के लिए सीरियस हो चुका था, क्योंकि सॉचुन ने अपने अब तक इतनी पावर लगा दिया था कि उसकी पूरी बॉडी कांपने लगी थी। लेकिन जिन को अभी भी फर्क नहीं पड़ रहा था, वो अभी भी उस पर जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहा होता है। और जब वो ध्यान देता है तो हम देख पाते हैं एक ही पल में सारा सिचुएशन बदल जाता है। पॉइजन सेकंडों में उसके शरीर से पूरी तरह खत्म हो चुका था। उसका बाल व्हाइट हो चुका था और लंबा भी। उसका पूरा शरीर बदल चुका था। वो कहता है, अब इसे रोक दो। उसके इतना बोलते ही वो पॉइजन से भरा हाथ आग में जलने लगी थी, जिसका की असर ही यहाँ डीमन को भी महसूस होता है, जिनके पावर की वजह से उसका असलियत में हाथ पूरी तरह खत्म होना शुरू हो चुका था। वहीं सॉचुन भी उसकी पकड़ से पूरी तरह मुक्त हो गया होता है, लेकिन वो अभी भी भयानक दर्द में कर रहा था। वहीं उस पर ध्यान न देकर डीमन अपने जलते हुए हाथ को देखते हुए बोलता है, तो तुमने केवल जीवन और मौत के सीमाओं को पार ही नहीं किया है, बल्कि मैंने तो केवल तुम्हारी गहराई को जानने के लिए अपने हाथों का आदान प्रदान किया था, लेकिन तुम मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा महंगे साबित हुए। ये सब बोलता हुआ वो सोहवा से पूछता है, ये कैसा था? क्या तुम्हें मजा आया देखने में? जिस पर कि सोहवा जब उसकी तरफ देखते हुए कुछ भी नहीं बोलती है तो आगे डीमन बोलता है, इसे देखने के लिए मुझे बहुत पैसे खर्च करने पड़े, इसीलिए बेहतर होता कि तुम इसे ध्यान से देखते। जो सुनता हुआ सोहवा कहती है, तुम ये सब कर क्या रहे हो? चाहते क्या हो तुम? जिस पर वह डीमन एकदम से ही सीरियस होते हुए उसे बताता है, यह कितना बेवकूफी भरा सवाल है। मैं तुम ही हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम वो ना जानती हो जो मैं जानता हूँ। मुझे जीने के लिए हर दिन तुम्हें खाना पड़ता है और तुम भी मेरे द्वारा खाए जाने से ही जिंदा हो, लेकिन अब तुमसे भी ज्यादा स्वादिष्ट शिकार प्रकट हो गया है, इसीलिए तुम्हारा नया भाग्य भी तय हो गया। अगर तुम मेरे द्वारा खाए जाना जारी रखना चाहती हो तो उसे निकल जाओ ताकि तुम और भी ज्यादा स्वादिष्ट बन सको, अन्यथा उसे अपने ऊपर हावी होने दो। ये सब बोलता हुआ वो फिर से उसके अंदर गायब हो चुका होता है। वहीं सोहवा उसकी बातों को सुनता हुआ कोई भी जवाब नहीं दे पाती और बस अपने सामने सॉचुन
सोचियोन को देखती रह जाती है। दूसरी तरफ कुछ समय बाद हम इन लोगों को देखते हैं जो कि जिन और छोटे मोंग के बाहर निकलने के इंतजार कर रहे थे। और जब वे लोग बाहर निकल कर आते हैं तो जिन के नए लुक को देखते हुए वे लोग काफी ही ज्यादा शौक हुए थे। बॉस कहता है आखिर अब ये कौन है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वे सारे लोग मिलकर जिनकी बालों की कटाई और उसे वापस से ब्लैक बना रहे होते हैं। और जब सारी चीजें खत्म हो जाती है तो छोटा मोंग वह जिन से कहता है मैं अपने पूरे जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। तो जिन वो बताता है इसके बारे में ज्यादा मत सोचिए, चलिए एक और राउंड ड्रिंक के साथ हिसाब बराबर कर लेते हैं। जिस पर कि छोटा मोंग अपने बुढ़ापे जिन जो पी रहा है उस कॉफी का प्राइस जो कि केवल एक कप का कीमत 1000 क्रेडिट है उसे लेकर सोलिन के उत्कृष्ट प्रतिष्ठा और सम्मान के उदाहरण को देकर बड़ाई कर ही रहा होता है। तभी छोटा मोंग उससे कहता है बड़े भाई ये आपका 26वां कप है। जो सुनता हुआ छोटा मोंग बोलता है ओह तो ऐसी बात है, चलो मैंने काफी सारे कॉफी को पी ली है तो अब इसे यही बंद करते हैं। मेरी स्किन भी सूख रही है और मेरी नींद भी खराब हो रही है, लेकिन मेरे कर्जे के जीवन के लिए उसे आधा कप और दे दो। तभी कैप्टन की आवाज आती है मुझे मिल गया। जो सुन तो वे लोग भी हैरान थे। वह कैप्टन आगे कहती है यह बिल्कुल ही परफेक्ट है। यह स्पेशल प्रोन्यूसियन ड्रीम कॉन्सर्ट जो कि 9 नवंबर 3077 9 बजे गैलेक्सी स्टेडियम के मेन हॉल में होने वाली है। वहाँ पर हर एक सीट अल्ट्रा हाइपर प्लेटिनियम से बना है। हर एक सीट की कीमत 1,20,000 क्रेडिट है। इसकी कीमत हद से ज्यादा है, लेकिन बेहिसाब खर्च करने के लिए ये बिल्कुल ही बढ़िया जगह है। भले ही आपको पसंद ना आए पर फिर भी आप इसे खरीद लीजिए। जो सुनता हुआ छोटा मोंग बोलता है प्रोन्यूसियन क्या तुमने यही कहा ना। वहीं बड़ा मोंग वो बोलता है ब्रदर यह तो डायनामाइट डो है। छोटा मोंग जो कि सुन बुद्धा का आभार व्यक्त करते हुए कहता है सच में उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। कैप्टन उन लोगों को इस तरह देख कुछ भी समझ पाते तभी वे लोग अचानक से ही अपने आभार को व्यक्त करना खत्म कर बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए चिल्लाकर कैप्टन से कहते हैं अब तुम किस बात के इंतजार कर रही हो, जल्दी से इसे खरीद लो कहीं ये स्टॉक खत्म ना हो जाए। हमें पता चलता है जिस कॉन्सर्ट की वे लोग बात कर रहे थे उसकी मेन आइडल यही बंदे थे, मोंटहुआ सेक्ट की लीडर की बेटी। खैर काफी समय बाद चलो ही ये देखने को तो हमें मिला। सेम टाइम पर हम दूसरी तरफ सोचियोन को देखते हैं। उसे जब होश आता है और जब वो अपनी आंखें खोलकर सामने देखता है तो वो खुद के पास सोफा को पाता है, जिसे देख जब वो उसे आवाज लगाने की कोशिश करता है तो वो बोलती है यह सिर्फ सपना है, वापस सो जाओ, तुम्हें बुरा सपना आया था। साथ ही वो सोच रही होती है जब तुम जागोगे तो मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी। इसी के साथ सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम मोंटहुआ प्लानेट को देखते हैं जहाँ पर की छोटी बच्ची काफी ज्यादा गहरी सोच में डूबी हुई थी। तभी उसके फादर उसके पास आते हुए कहते हैं तुम इतनी देर रात यहाँ पर क्या कर रही हो, या तुम्हें सोने नहीं जाना। अपने फादर को देख जब वो कुछ बोलने की कोशिश करने लगती है तो उसके फादर कहते हैं तुम कल लंबी यात्रा पर निकलने वाली हो, सही कहा ना, तुम्हें कुछ देर आराम कर लेना चाहिए, क्या पता मौका मिले ही ना। जिसका कि जवाब जब वह बच्ची कुछ भी नहीं देती है तो उसके फादर आगे कहते हैं यह परफॉर्मेंस टफ है, मैंने सुना है कि इस बार तुम आधे साल के लिए गैलेक्सी टूर पर जा रही हो। वो बताती है मुझे माफ कर दीजिए। तो उसके फादर कहते हैं तुम्हें माफी मांगने की आवश्यकता नहीं, अगर तुम्हें इसमें खुशी मिलती है तो तुम्हारे फादर भी खुश हैं। और मोंटहुआ के बारे में चिंता मत करो, ये हमेशा यही रहेगा, इसलिए अब जाओ और आराम करो। इतना बोलकर जब वो वहाँ से जाने लगते हैं तो उसे पीछे से देखते हुए वो बच्ची कुछ भी नहीं बोलती, केवल उसकी चिंता करने के अलावा। लेकिन तभी उसके पास कोई आते हुए कहती है अगर याद नहीं तो तुम्हें बता दूं ये वही बंदी है जिसे कि शॉर्ट मेटेरॉन के एक पागल लवर ने उसकी याद में उसके ही चेहरे को अपने एंड्रॉइड को दिया था और मरते हुए उसे पूरा फ्री विल भी दे दिया था। लेकिन उस एंड्रॉइड ने इस बच्ची को बचाने का फैसला किया। वही एंड्रॉइड है यह बंदी जो कि बिल्कुल शॉर्ट मेटेरॉन की तरह दिखती है। हालांकि एक बात समझ नहीं आ रही, उस टाइम तो वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और अभी वो जिंदा दिख रही है, या इसने अपने कॉन्शियसनेस को इस बंदी के अंदर जो चिप गया था उसमें ट्रांसफर कर लिया है। देखते हैं आगे क्या पता चलता है। वो बंदी आते ही उस बच्ची से कहती है या तुम्हें अपने पिता की चिंता हो रही है। वो बच्ची बताती है वो आजकल बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, अगर मैं अभी चली जाती हूँ तो वे सचमुच में अकेले पड़ जाएंगे। जिस पर वो बंदी बताती है तुम्हारे फादर दुनिया के सबसे ताकतवर आदमियों में से एक है, उन्हें तुम्हारी ज्यादा चिंता है, इसीलिए उनका व्यवहार इस तरह तुम्हें दिख रहा है। जो सुनता हुआ वो बच्ची बोलती है हाँ मैं जानती हूँ, इसीलिए मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मैं आपसे दूर कभी भी नहीं जाऊंगी। अब शायद
उन्हें इससे राहत मिल जाए। वो बंदी जिस पर कहती है नहीं यह अच्छा विचार नहीं है, इससे उनकी चिंता और बढ़ जाएगी। वह बच्ची जिस पर कहती है मैं समझती हूँ। तो वो बंदी उसे गले से लगाते हुए बोलती है उन्हें बताए बिना भी बात वही है, तुम्हारे पिता को तुम्हारी सुरक्षा चाहिए और मैं इसे सुनिश्चित करूंगी। जिस पर कि वो बच्ची जब उसे खुश होते हुए शुक्रिया करती है तो वह बंदी वहाँ से गायब होते हुए उसे बताती है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, बस वादा मत भूलना, जब हम दोबारा मिलेंगे तो मुझे इसी तरह गले लगाना। इसी के साथ सीन चेंज होता है और सीधे स्वॉर्ड मेटरन के शिप को देखते हैं जहाँ पर कि उसका शिप बता रहा था जिस आदमी को आपने ट्रैक करने का ऑर्डर दिया था वो अब नई डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहा है। कोऑर्डिनेट को देखते हुए वह डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्टर्न गैलेक्सी एनिटोनो प्लानेट है। जो सुन स्वॉर्ड मेटरन बोलती है एनिटोनो प्लानेट, या वो अनडेवलप्ड प्लानेट नहीं है, आखिर वो वहाँ पर क्या कर रहा है? तो उसका शिप बताता है ऐसा लगता है कि वहाँ पर एक नया स्टेडियम खोला गया है प्रोन्यूशन के स्पेशल परफॉर्मेंस के लिए। स्वॉर्ड मेटरन जो कि सुन जब पूछती है प्रोनोसियन तो उसका शिप बताता है वे इस समय पूरे गैलेक्सी में सबसे पॉपुलर फीमेल आइडल डुओ है। स्वॉर्ड मेटरन जो कि सुनता हुआ कुछ भी नहीं कहते, शायद वो कुछ सोच रही होती है। जिसके साथ ही सीन चेंज होता है और वापस हम इन लोगों को देखते हैं। ये लोग पूरी तरह से तैयार थे एंटोनियो प्लानेट पर जाने के लिए, लेकिन बॉस जब कैप्टन के शिप को देखता है तो वो हैरानी में कहता है क्या यह वही शिप है जिस पर कि रिवॉल्वर मास्टर सवार होते हैं? कैप्टन बताती है हाँ, कितना शानदार है ना, देखने में जितना लगता है ये उससे कहीं ज्यादा स्पीड से चलता है, कभी कभी तो ये मुड़ भी सकता है। स्क्रैप मार्केट में इसके पुर्जे भी बहुत ही ज्यादा अधिक मिल जाते हैं जिससे कि इसके मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत कम हो जाती है। जो सुनता हुआ बॉस एकदम से ही चिल्लाते हुए बोलता है बिल्कुल भी नहीं, इस तरह के कबाड़ में मैं मास्टर को कभी भी नहीं जाने दूंगा। ऐसे बेकार की चीजें उन हताश और हारे हुए लोगों के काम आती है जो वांडरर की तरह समाज से कटे हुए भिखारियों की तरह घटिया भारे के काम करते हैं। ऐसी बातों को सुनता हुआ कैप्टन बोलती है तुम्हें ये सब बोलने की आवश्यकता नहीं है, ये इतना भी बुरा नहीं है। जिस पर कि बॉस बोलता है तुम ये क्या बोल रहे हो, मुझे तो लगता है कि ये सिर्फ शायद तस्करी में भी शामिल है, खासकर महिलाओं का अपहरण करके उन्हें रेड लाइट एरियाओं में बेचने के लिए। कैप्टन जो कि सुनता हुआ कहती है तुम ये कैसी बात कर रहे हो, इस शिप का कैप्टन ही एक महिला है। तो बॉस और भी ज्यादा शौक होते हुए बोलता है क्या तुम्हारा मतलब कि इस शिप का कैप्टन एक वैश्या है? अगर कुछ पैसों के लिए अपना शरीर बेचने वाली एक घटिया वैश्या कैप्टन है तो यह और भी ज्यादा घिनौना है। जो सुनता हुआ कैप्टन की सब्र पूरी तरह टूट जाती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन बॉस उसकी बातों पर जरा सा भी ध्यान न देकर उस शिप को देखते हुए कहता है मैं इसके बजाय अपना शिप देने की पेशकश करूंगा। हालांकि मास्टर को ले जाने के लिए मेरा शिप बेहद ही छोटा और बहुत ही ज्यादा साधारण है, लेकिन फिर भी इस गंदे और मैले कचरे से तो बेहतर ही है। चलो अदला बदली कर लेते हैं, मैं इस कबाड़ पर स्पेशल ट्रैश कलेक्शन का टैग लगाकर इसे डंप कर दूंगा। इतना बोलते हुए वो एकदम से ही खामोश हो गया होता है और जब पीछे मुड़कर देखता है तो कैप्टन अपनी शिप और अपनी इतनी बेइज्जती को देखकर अपनी एनर्जी को भयंकर रूप में बाहर निकाल रही होती है और चिल्लाते हुए बोलती है ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि कैप्टन अपने शिप को लेकर वहां से निकल चुके थे और रास्ते में जा ही रही होती है, तभी उनके ऊपर एक बड़े सा स्टाइलिश शिप आ जाता है जिसको देखता हुआ तो रॉबर्ट के साथ साथ कैप्टन भी हैरान हो गई थी। रॉबर्ट उस शिप के बारे में बताता है यह एक CCT 065 हाइपर वेलोसिटी फास्ट शिप है ना, हुंडई मोटर्स के द्वारा बनाई गई सुपर लग्जरी शिप पर कोई सवार है, मुझे जलन हो रही है। जो सुनता हुआ कैप्टन बॉस की पहले कही गई बातों को याद करती है, मैं इसके बदले अपना शिप देना चाहता हूँ, हालांकि वो बहुत छोटा और मास्टर के लिए बहुत ही ज्यादा साधारण है। इन्हीं बातों को याद करता हुआ कैप्टन अपने मन में कहती है मुझे उस शिप से बदल लेना ही चाहिए था, मतलब अब बेचारी को पछतावा हो रहा है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुंजा सभी के लिए खाने को तैयार करते हुए बोल रहा था यह बिल्कुल ही सही तरीके से पका हुआ है, साथ ही इसमें स्मोकी फ्लेवर भी बरकरार है। जिसको देखता हुआ जिन कहता है बहुत अच्छे, लेकिन ब्रह्मो उस सॉसेज को देखते हुए कहता है लेकिन हम लोग वैष्णव है, हम मांस नहीं खाते। तो सुंजा बताता है चिंता मत करिए, मैंने जो आप मंको के लिए परोसा है वो वेगन है, मतलब कि बिना मांस के। जो सुनते ही सभी सारे ही सॉसेज पर टूट पड़े थे और कई दिनों से भूखे लोगों की तरह खाने लगे थे और सोफा अपने हाथों को पकड़ उन सॉसेज को देखने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाते। पता नहीं वो क्या सोच रहे थे। वहीं शिप के बाहर बॉस जिनको अलविदा करने के लिए स्पेस के अंदर कई सारे फटाकों को फोड़ते हुए एक
मैसेज लिखता है, मास्टर आप हेल्दी रहिएगा। मतलब कि ये लोग अब अपने अपने रास्ते निकलने वाले थे। इसी के साथ हम देखते हैं कि दोनों ही अपने अपने रास्ते निकल चुके थे। जिसके कुछ समय बाद हम देखते हैं कि कैप्टन के पास एक मैसेज आता है, जिसको देखता हुआ तो वो भी शॉक हो चुके थे। रॉबर्ट पूछता है आखिर क्या हुआ। वो बताती है एसएस ग्रेड के वांटेड नोटिस निकली है। रॉबर्ट जिस पर हैरान होते हुए बोलता है, या एसएस ग्रेड के, यह तो अल्ट्रा सुपर स्पेशल बाउंटी है जो कि 100 सालों में एक बार निकलती है। फिर उन्होंने हमारे पास तुच्छ घटिया थर्ड रेट बाउंटी हंटर के पास ये क्यों भेजा है। कैप्टन बताती है ये नोटिस सभी के लिए है और टारगेट, हमें पता चलता है कि ये टारगेट कोई और नहीं जिन था। दूसरी तरफ हम इस बंदे को देखते हैं, इसे भी उस बाउंटी के बारे में पता चल चुका था जिसकी कीमत 10 मिलियन क्रेडिट को देखकर वो भी हैरान था और अपने मुंह से एक भी आवाज नहीं निकाल पाता है। वहीं इन सबसे दूर हम प्लानेट BN9956Q77 को देखते हैं, जहाँ हेवनली डिमन सेक्ट के मेन बेस में कोई बोल रहा होता है, या तुम्हें पता है ग्रैंड एल्डर काउंसिल में काफी हंगामा हुआ था। एल्डरों के बिना सहमति के सुप्रीम वेसल को ले जाने की वजह से ये एक बड़ी गलतफहमी को पैदा कर सकती थी। तो उसके सामने खड़ा ये 3 आंखों वाला बंदा बताता है, हम बस टेस्ट रन कर रहे थे, परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए ये कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। तो उसके सामने खड़ा बंदा बोलता है, सही कहा, लेकिन समस्या यह है कि इस बीच सेक्ट का लीडर भी उसी में था। यदि हेवनली डिमन सेक्ट का लीडर खुद उस सुप्रीम वेसल को चला रहा है तो इसे खुद को हेवनली डिमन सुप्रीम घोषित करने के रूप में देखा जा सकता है। इस तरह के काम न केवल ग्रैंड एल्डर्स काउंसिल के अवहेलना करती है, बल्कि यह संभावित रूप से पूरे मार्शल वर्ल्ड को हिला सकती है। सुप्रीम हेवनली डिमन के पोजीशन को केवल वही आदमी हासिल कर सकता है जिसके पैरों तले पूरी दुनिया हो, ना कि सेक्ट का लीडर। सुप्रीम वेसल का चलना पूरी दुनिया के खिलाफ युद्ध घोषणा करने के बराबर है, जिस पर वो 3 आंखों वाला बंदा कहता है, लेकिन क्या वह बिना किसी घटना के वापस नहीं लौट आए। खैर अब से हम और अधिक सावधान रहेंगे। ऐसा बोलता हुआ वो बंदा जैसे ही वहाँ से जाता है तो उसे देखते हुए वह बुढ़ो कहता है, सुप्रीम हेवनली डिमन का सिंहासन कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर तुम अपनी इच्छा से दावा कर सकते हो। यह केवल उसी व्यक्ति का है जिसके लिए यह नियत है। इसीलिए अपनी निष्ठा का चुनाव सावधानी पूर्वक करना, क्योंकि कुत्ते का भाग्य उसके मालिक के साथ ही बदल जाता है। उसकी ऐसी बातों को सुन वो बंदा एकदम से ही रुक चुका था और फिर थोड़ी देर शांत रहने के बाद वहाँ से जाते हुए कहता है, मैं ऐसा दिखावा करूंगा कि मैंने कुछ सुना ही नहीं। ग्रैंड एल्डर, इतना बोलकर वो जैसे ही दरवाजे को बंद करता है तो वो बुढ़ो कहता है, बेवकूफ जिद्दी कहेंगे। इसी के साथ वो किसी को आवाज लगाते हुए बोलता है, या तुमने सुना? तो स्पेस में बैठा हुआ ये बच्चा बोलता है, हाँ। तो वो ग्रैंड एल्डर उसे बताता है, अगर तुम किसी विशाल जहाज को हिलाना चाहते हो तो तुम्हें एक बड़ी लहर की आवश्यकता होगी, इसीलिए उस आदमी के सर पर इनाम को घोषित कर। जो सुनता हुआ वो बच्चा बोलता है, ठीक है मैं समझ गया। हमें पता चलता है कि यही लोग हैं जो कि जिनके सर के ऊपर 100 सालों में भी मुश्किल से एक बार आने वाले एसएस ग्रेड के बाउंटी को रखा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सब लोग उस जगह पर पहुंच चुके थे जहां पर के प्रोनोसियन के परफॉर्मेंस होने वाले थे। कैप्टन कहते हैं, उन्होंने कहा था कि ये अनडेवलप्ड प्लानेट है। बिल्कुल बकवास। सुंजा बताता है, ये पॉप अप टाउन है, मतलब कि टेम्पररी। जब भी प्रोनोसियन कॉन्सर्ट जैसा कोई भी बड़ा आयोजन होता है तो इस तरह की जगह सामने आती है जो कि प्रॉफिट की उम्मीद में घूमने वाले व्यापारियों से भरा होता है। शो खत्म होने के बाद पूरा शहर अगले इवेंट की ओर चल पड़ता है। कैप्टन जो कि सुनता हुआ कहती है, क्या ये शहर अचानक प्रकट होता है और गायब भी हो जाता है, इसीलिए इसे पॉपअप टाउन कहते हैं। सुंजा जिस पर बोलता है, तुम दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा बुद्धिमान होती जा रहे हो। इस रफ्तार से तो डॉल्फिन भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो कैप्टन जिनको टोंट मारते हुए बोलती है, क्या तुमने सुना? अगर सुंजा किसी को बुद्धिमान कहती है तो वो सचमुच में बुद्धिमान होता है। जिस पर कि जिन वो साइड में देखते हुए बोलता है, आखिर रोबोट कहाँ गया? तो कैप्टन बताती है, वह टिकटों की काला बाजारी करने गया है। हमने जो स्पेशल टिकटें खरीदी है उनमें कुछ टिकटें हमें फ्री में मिली है हमारे साथ वाले लोगों के लिए। इसे बोलता हुआ वो सुंजा से कहती है, हमने 2 स्पेशल टिकटें खरीदी है, इसीलिए हमें 10 एक्स्ट्रा अटेंडेंट के लिए सीटें मिली और उनमें से 5 हम अपने लिए रख ले तो हमारे पास एक्स्ट्रा 5 टिकटें बचेंगी ना। मतलब कि वो सुंजा को जानबूझकर टोंट मार रही थी, मानो उसे गिनती आती ही ना हो। लेकिन सुंजा भी इस पर सीरियस नहीं होता और उसे थम्स अप करते हुए बोलता है, हाँ सही कहा। जो देख कैप्टन जिनसे बोलती है, देखा मैंने ये सारी गिनती अपने मन में ही कर ली थी, मैं कितना होशियार हूँ। ये सब बोलता हुआ वो अचानक ही अपने सामने किसी को देख चौंक चुकी होती है। हम देखते हैं कि उनके सामने 2 अजीबोगरीब बंदे थे जो कि उन्हीं लोगों को घूर रहे होते हैं। तो कैप्टन बोलती है, क्या चाहिए तुम्हें? तो एक बंदा अपने
फोन में किसी चीज को दिखाते हुए अपने दूसरे साथी से पूछता है, काफी हद तक मिलता जुलता है ना। वो बंदा भी जिस पर गौर से देखते हुए बोलता है, हाँ सही कहा, तो सेम तो दिखता है पर एक जैसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारे सामने जो खड़ा है वो बिल्कुल ही बेवकूफ दिखता है। साथ ही वो पूरी तरह नेचुरल है, उसके अंदर कोई भी इंटरनल एनर्जी ड्राइव नहीं। जिस पर उसके साथी वहां से जाते हुए बोलता है, ये कितना बुरा है। खैर 10 मिलियन क्रेडिट ऐसे ही हमारी झोली में आकर गिर जाए, कोई चमत्कार तो हो नहीं रहा है। तो उसका दूसरा साथी भी वहाँ से जाते हुए सुबह से कहता है, तुम बहुत सुंदर हो, बड़ी होकर और भी सुंदर बनो, ठीक है। इतना बोलकर वो जैसे ही वहां से जाता है तो हम देख पाते हैं हवा का गुस्सा मानो किसी भी पल फट जाएगा, लेकिन वो अपने गुस्से को शांत करता है और बोलती है, बिल्कुल सही, यह वही आदमी है। इसी आदमी का नाम ली मोकजिन है। जिस आदमी को तुम ढूंढ रहे हो यह वही ली मोकजिन है। और इसकी ऐसी बातों को सुनता हुआ तो वो दोनों बंदा हैरान हुए ही थे। साथ ही साथ हम देख पाते हैं कि कैप्टन और जिन भी चौंक चुका था, लेकिन वे बंदे इस पर ध्यान नहीं देते हैं और वहाँ से जाते हुए कहते हैं, इसका मतलब वो बिल्कुल भी नहीं है। जो सुनता हुआ सोहवा वो कुछ भी समझ पाती उससे पहले ही वो बंदा जो कि उसके ऊपर डोले डाल रहा था वो कहता है, लगता है कि वो लड़की मुझे पसंद करने लगी है, इसीलिए वो मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए बेतुकी बातें कर रही है। जिस पर उसका दूसरा साथी बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, चलो चलते हैं। जिसको सुनता हुआ सोहवा वो अपनी एनर्जी को बाहर निकालते हुए कहती है, आखिर तुम ये किस तरह की बकवास कर रहे हो। और आगे वो कुछ भी कर पाती तभी उसके पास कोई आते हुए कहता है, उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो, वे बस डरपोक बेवकूफ हैं। हम देखते हैं उसके पास एक बड़ी ही अजीब सा बंदा आया होता है, जिसको देख तो सोहवा भी खामोश थी। वही वो बंदा आगे कहता है, यार में पढ़ने के बावजूद भी उसने इसे दिखाने का साहस नहीं किया। वाकई में वो बेवकूफ था जो बहाने बनाकर अपनी असफलताओं को छुपाता है। इतना बोलते हुए वो कैप्टन की ओर देखता है जो कि उसे ही घूर रही होती है, इसीलिए वो उसकी ओर जाते हुए आगे कहता है, इसीलिए आपको इसे छुपाना नहीं चाहिए, प्यार आपको लंबे समय तक मौके नहीं देता। वो ऐसे भी छोड़ा हुआ प्यार एक ऐसे घाव की तरह होता है जो जीवन भर के लिए निशान छोड़ जाता है, जो कि तुम्हें कभी भी चैन से रहने नहीं देता। जितनी बार ही तुम सांस लोगे उतनी बार ही खुद से कसम खाओगे, अगर मुझे एक मौका मिले भले ही वो मेरे सपने में ही क्यों ना हो, मैं उस मौके के लिए अपना पूरा भविष्य दांव पर लगा दूंगा। इससे आगे वो और कुछ भी फेंक पाता तभी कैप्टन उसे एक जोरदार हिट को देते हुए बोलती है, लो फिर से झूठ बोल रहे हो, इतने सालों बाद भी तुम में 1 इंच भी बदलाव नहीं आया। उन्हें इस तरह देख सोहवा पूछती है, क्या तुम उसे जानती हो? तो कैप्टन बताती है, बेहतर होगा कि तुम इसके बारे में ना ही जानो। तो वो बंदा कहता है, ये मजाक था, बस इतना ही। जो सुनता हुआ सोहवा भी कुछ देख काफी ही ज्यादा शौक हो चुके थे। वो देखती है कि वो बंदा एक छोटे से बच्चे में बदल गया था और बोल रहा होता है, बहुत दर्द हो रहा है। जिसको देख सोहवा जब पूछती है, क्या वो एक बच्चा है? तो वो बंदा तुरंत ही उसके साथ लिपटते हुए बोलता है, बिग सिस प्लीज प्लीज उसे रोकिए। बिग सिस मैं बस मजाक कर रहा था, सच में। उसकी प्यारी प्यारी आंखों को देख जब सोहवा उसकी बातों में आने लगती है तो कैप्टन उसे रोकते हुए कहती है, उसकी पुरानी चाल ढाल में जरा सा भी बदलाव नहीं आया है। अगर तुम उसके इस चाल में फंस जाती हो तो वह रात को चुपके से तुम्हारे बाथरूम में घुस जाएगा और तुमसे बोलेगा उसे धोने के लिए। जो सुनता हुआ सोहवा वो कुछ भी समझ पाते तभी कैप्टन उसे आगे बताते हुए कहती है, वह बॉडी रिवर्सल आर्ट का इस्तेमाल कर रहा है। जो सुनता हुआ तो जिन भी चौंक चुका था, क्योंकि यही टेक्निक थी जो उसने टॉर्स्टो का प्लानेट पर उस छोटी सी बच्ची को दिया था, अगर आप लोग को याद है तो। खैर कैप्टन आगे कहती है, तुम्हें पता होना चाहिए यह आदमी 30 साल का है। उसकी बातों को सुनता हुआ सोहवा जब सारी चीजें समझ जाती है आखिर वो बंदा उसके साथ क्या करने की कोशिश कर रहा है, तो वह काफी ही ज्यादा गुस्से में अपनी एनर्जी को बाहर निकालना शुरू कर देती है। जिसे देख वो बंदा भी घबरा चुका था और तुरंत ही उससे दूर हटते हुए बोलता है, ये बस मजाक था, बस मजाक, मैं तो बस यूं ही मजाक कर रहा था क्योंकि हमें मिले हुए बहुत लंबा समय हो गया है, बस इतना ही। इतना बोलते हुए वो फिर से अपने शरीर के आकार को बदलते हुए बड़ा हो जाता है और फिर कैप्टन से कहता है, ऐसी हो सारी 5 साल हो गए हैं ना। तो कैप्टन वो कहती है, मुझे अपने असली रूप में ग्रेट क्यों नहीं करते। जो सुनता हुआ वो बंदा भी पहले तो चौंक चुका था, बाद में दोबारा अपने शरीर के आकार को बदलते हुए कहता है, मैं भी भूल जाता हूँ कि मैं असली में दिखता कैसा। उसके नए रूप को देख सारे ही लोग फिर से खामोश हो चुके थे क्योंकि उस बंदे ने अपना रूप और भी ज्यादा छोटा कर लिया होता है। सेम टाइम पर दूसरी तरफ हम रोबोट को देखते हैं जो कि अपनी एक्स्ट्रा टिकट को ब्लैक में बेचने के लिए आया होता है, लेकिन कस्टमर को इतनी देर हो जाने के बावजूद भी नहाता हुआ देख वो सोचने पर
मजबूर हो जाता है कि क्या ये सही जगह है ना। और तभी एक आवाज आती है, नहीं तुम ही तो नहीं जो यहाँ पर ब्लैक में टिकट को बेचने आया है। अपने पीछे उस हुडी वाले बंदे को देख रॉबर्ट, वो कुछ भी समझ पाता। अभी देखते ही देखते उसके आसपास और भी कई सारे लोग अपीयर होना शुरू हो चुके थे, जबकि इधर ये बंदा दोबारा से अपने रूप को छोटा करते हुए अपना परिचय शोभा को देते हुए कहता है, माफ करिएगा, मैं बस मजाक कर रहा था। मैं गोची, हार्मेस, लुई विटन और शनेल हूँ। मैं वॉर्सेस फैमिली का डायरेक्ट डिसेंडेंट और ड्यूक हूँ और रूलर हूँ ओरियन नेबुला का। शोभा जो कि सुनता हुआ उसके हाथों को पकड़ लेता है था। वो बंदा अपने बारे में आगे बताते हुए कहता है, कल मेरा जन्मदिन है। मेरे जन्मदिन के तोहफे के तौर पर इस ग्रह पर एक शानदार संगीत कार्यक्रम है। मैंने कुछ मशहूर कलाकारों को आमंत्रित किया है, आपको भी आना चाहिए। मैं आपको निमंत्रण भेज दूंगा। शोभा जिस पर उसके हाथों को पकड़ कैप्टन से पूछती है, ये फिर से झूठ बोल रहा है ना। तो कैप्टन वो बताती है उसका काम ही है लोगों को ठगना। जिस पर शोभा उस बंदे की तरफ देखते हुए बोलती है, मैं इसे जान से मार देना चाहती हूँ, लेकिन वो बहुत ही छोटा दिखता है। कैप्टन बताती है, मैंने तुमसे कहा ना वो 30 साल का है। जिस पर शोभा बोलती है, तो फिर ठीक है, इसे मैं मार सकती हूँ। वो बंदा जो कि सुनता हुआ बेहद ही ज्यादा घबरा चुका होता है, लेकिन शोभा उससे कहती है, भाई बच्चे फिर से अपने रूप को बदलो और कोशिश करना कि जितना खुद को बूढ़ा दिखा सकते हो उतना दिखाने की। वो बंदा जिस पर पसीने में भीगा हुआ डर के मारे उससे रुकने के लिए बोलते हुए बस इतना कह रहा होता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। तभी शोभा उसने जिस हाथ को पकड़ रखी थी उसे पूरी तरह से क्रश कर देती है, जिस पर कि वो बंदा दर्द के मारे तुरंत ही जमीन पर बैठ चुका था। लेकिन शोभा वो आगे कहती है, मैंने कहा जल्दी से अपने रूप को बदलो। इतना बोलते बोलते वो एकदम से ही शांत हो जाती है और काफी ज्यादा हैरान हो गई थी, क्योंकि वो बंदा अपनी उम्र को बढ़ाने के बजाय और भी छोटा होकर उसे बोल रहा होता है, बहुत दर्द हो रहा है। बेचारी शोभा उसकी आंखों को देखते हुए कुछ भी नहीं कर पाती और बस उसे ही घूरती रहती है, जिसके चलते कैप्टन कहती है, चलो अब हार मान लो। एक बार जब तुम उसकी आंखों को देख लेती हो तो तुम उसे मार नहीं पाओगी। उसकी आंखें दुनिया में सबसे ज्यादा प्योरेस्ट है, इसीलिए तो मैं भी उसे नहीं मार पाई थी। इन्हीं बातों को लेकर वे लोग आपस में कन्वर्सेशन कर ही रहे होते हैं। तभी उनके पास रॉबर्ट वो भाग कर आते हुए बोलता है, यहाँ पर कुछ बहुत ही बुरा घट चुका है। कैप्टन उसे इस तरह देख पूछती है, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ। हम देखते हैं कि रॉबर्ट की आंख पूरी तरह से सूजा हुआ था। वो बताता है, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखाधड़ी हुई है, ये टिकटें नकली है। भाई साहब कैप्टन जो सुन इतनी बड़ी शौक में चली गई होती है कि कुछ भी नहीं बोल पाती। वहीं दूसरी तरफ दोनों ही ठरकी माँ अपने आइडल के परफॉर्मेंस को देखने के लिए पूरी तरह से सज धज कर तैयार बैठे थे। आखिर वो कब अंदर जाए और छोटे बच्चे के पोस्टर को देखते हुए बहुत ही ज्यादा गौर से घूर रहे होते हैं। लेकिन इधर नकली टिकट को लेकर इन लोगों के बीच एक बड़ी शांति छा गई होती है। वहीं ये बंदा वो बोल रहा होता है, या सचमुच में तुम लोगों ने इसे खरीदा। आखिर तुम लोग इस तरह की चीजें कैसे खरीद सकती हो। यह तो नकली भी ठीक से नहीं दिख रहा है, ये तो बस मजाक है। उन्होंने बस एक पोस्टर लगा दिया और कीमत बढ़ा दी, वो भी 1,20,000 क्रेडिट था। इस तरह की चीजें खरीदने के लिए कोई पागल ही होगा। इस तरह के घटिया घटोला केवल उन्हीं पर काम करेगा जो पतले कानों वाला, सुस्त दिमाग वाला, बेताब व्यक्तित्व वाला और डॉल्फिन के लेवल का दिमाग रखने वाला नहीं, उससे भी बदतर गौरियों की जैसा होगा। यहाँ तक कि एक डॉल्फिन भी इससे बेवकूफ नहीं बनेगी। जिसने भी इस पोस्टर को बनाया उसने निश्चित ही 1 अरब में एक चमत्कार होने की उम्मीद की होगी। अपनी इतनी बेइज्जती को सुन कैप्टन पहले तो शांत रहती है, बाद में जब उसकी बातें खत्म हो जाती है तो वह शोभा से कहती है, तुमने पहले कहा था तुम इसे मारना चाहती हो, आगे बढ़ो और इसे जल्दी से मार डालो। तो शोभा वो बताती है, अचानक ही अब मेरा मन उसे मारने का नहीं कर रहा है। बेचारे कैप्टन जो कि सुन कुछ भी नहीं बोल पाती और बस उसे घूरती रहती है। इतने में वो बंदा सुंजा को डिनर तैयार करता हुआ देख बोलता है, आखिर तुम्हें ये सॉसेज कहाँ से मिले। सुंजा बताता है, ये मुझे किचन के पिछले कोने में मिला। जिस पर वो बंदा बोलता है, क्या वो तो कुत्तों को खाने के लिए था। सुंजा बताता है, हाँ तो मुझे क्या, वैसे भी मैं थोड़ी ना इसे खाने वाला हूँ। इतना बोलते हुए उसका इशारा इन लोगों की तरफ था जो कि मानो कई वर्षों से भूखा हो और बिना परवाह किए कि खाना किस तरह का है भगोस का खा रहा होता है। उन लोगों को इस तरह देख उस बंदे को तो कुछ भी समझ नहीं आता। वहीं सुंजा उसे तो जरा सा भी इन सब से फर्क नहीं पड़ता। अगला सीन थोड़े समय बाद की होती है, जहाँ पर की वह बंदा बता रहा होता है, हाँ सही कहा, यह सच है कि हाल ही में इन हंसा देने वाले घटिया घटोलों में वृद्धि हुई है। यहाँ तक कि कल तो मैंने एक
बेतुका वांटेड पोस्टर भी देखा था। जरा इसे देखो, किसी अनजान आदमी के लिए 10 मिलियन क्रेडिट का इनाम घोषित किया गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों। उसे देखते हुए वह कितना कमजोर और दयनीय, हानि रहित और बेवकूफ है। फिर क्यों उन्होंने इसकी कीमत 10 मिलियन क्रेडिट रखा। इतना बोलते हुए वह जिनके पास जाकर और भी ज्यादा उसके चेहरे को गौर से देखता हुआ समझने की कोशिश कर रही होती है कि आखिर उसमें क्या है जो उसके ऊपर इनाम 10 मिलियन क्रेडिट का है। और जब लाख कोशिश करने के बाद भी उसे कुछ भी समझ नहीं आता है तो वह कैप्टन से कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, जरूर किसी ने मजाक किया है। तो कैप्टन उसकी बातों को पूरी तरह इग्नोर कर टेबल पर बैठते हुए कहती है नहीं ये सच है। वहीं शोभा उसे बताती है कि 10 मिलियन क्रेडिट की बात सच है, हालांकि ईमानदारी से कहूँ तो यह कीमत बहुत कम है, इसीलिए जल्दी करो और उसे मार गिरा इससे पहले कि कोई और मौके को ले ले। अगर तुम्हें सॉरी चाहिए तो मैं उधार भी दे सकती हूँ। इसकी ऐसी बातों को सुनता हुआ वो बंदा कैप्टन से पूछता है वो मजाक कर रही है। सही कहा ना। कैप्टन बताती है नखरे दिखाने के अलावा वह लड़की सिर्फ एक ही काम नहीं कर सकती और वो है मजाक करना। वो बंदा जिस पर बोलता है तुम बकवास कर रही हो है ना। और तभी अचानक ही उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें कि बताया जा रहा था वांटेड का लोकेशन शो हो चुका है और वो लोकेशन इसी जगह की थी। वो बंदा जो देखता हुआ कुछ भी समझ पाता तभी उस जगह का एकदम से ही दरवाजा खुलता है और वहाँ से वही लोग आते हैं जो लोग पहले भी इन लोगों से टकरा चुके थे। उन लोगों को इतनी जल्दी उस जगह पर आते हुए देख ये बंदा केवल उन सभी को देखने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाता। वहीं उन लोगों में से एक बंदा जिनके पास जाकर उसे थोड़ी देर तक घूरने के बाद अपने लोगों से कहता है तुम लोग इससे दूर ही रहना। जिस पर शोभा बताती है हम पर ध्यान मत दो और बस अपना काम करो, बस मुझे परेशान करने की कोशिश मत करना। वो बंदा जिस पर अपने स्वर को बाहर निकालते हुए बोलता है बाहर में जाओ सब। दोस्तों अगर ये दखल अंदाजी करे तो इन्हें भी काट डालना। इतना बोलते हुए वो हमला कर पाता तभी किसी के एहसास को महसूस कर वो रुक चुका था और अपने साइड में जब देखता है तो उसके सारे ही लोग किसी के सामने अपने घुटनों के बल झुक कर उन्हें ग्रीट कर रहा था। हमें पता चलता है ये कोई और नहीं शॉर्ट मैटरॉन थी जो कि फाइनली जिनकी तलाश में उसके पास पहुंच चुके थे। उस बंदे को यहाँ पर देख तो इस बंदे की पूरी तरह से फट चुके थे, इतना कि वो सोच नहीं पा रहा था अब वो क्या करे। लेकिन उसे तो जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता, वो अभी भी अपने कुत्ते को खाने वाले खाने को दबा दबा कर खा रहा था, जिसके चलते उस पूरे जगह पर एक बड़ी सी खामोशी छा गई होती है क्योंकि शॉर्ट मैटरॉन के आते ही वहाँ पर कोई भी नहीं था जो अपने मुंह से आवाज निकाल रहा था। वहीं सेम टाइम पर दूसरी तरफ हम इन मोंगों को देखते हैं जो कि अपने टिकट को लेकर एंट्री पॉइंट पर पहुंच चुके थे, लेकिन उन्हें बहुत ही बड़ा शौक मिल चुका होता है। एंट्री गेट पर खड़ा बंदा उस टिकट को दिखाते हुए उन लोगों से कहता है तुम इस टिकट के जरिए अंदर नहीं जा सकते, ये टिकट नकली है। इसी के साथ वापस आते हैं इन लोगों की तरफ जो कि बाहर निकलकर गेट पर बंद होने की नोटिस को लगा रहे होते हैं। वहीं उसके साथ वाले दोनों ही बंदे गेट को गार्ड करने के लिए खड़ा हो गए होते हैं तो उन्हें वो बंदा बताता है तुम लोगों को इतना सावधान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। शॉर्ट मैटरॉन के अंदर होते हुए कौन ही हिम्मत करेगा अंदर जाने की जब तक कि उनकी अपनी इच्छा ना हो मरने की। इसी के साथ वो वहां से निकल जाता है और कैप्टन और बाकी के लोगों के पास आते हुए कहता है मैं सचमुच में बहुत ही ज्यादा हैरान हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वेस्ट हेवन शॉर्ट मैटरॉन को इतने करीब से देख पाऊंगा, लेकिन तुम उसे कैसे जानती हो? मतलब एक घटिया इनामधारी शिकारी और वेस्ट हेवन शॉर्ट मैटरॉन, इनके बीच का संबंध मुझे समझ नहीं आ रहा है। जिसका कि जवाब कैप्टन कुछ भी ना देते हुए अपने सामने के नजारे को देख पूछती है आखिर इतने लोग वहाँ पर क्यों जमा हुए हैं, या वे इनाम के लालच में शिकार करने वाले लोग हैं? वो बंदा बताता है हाँ कुछ लोग तो हैं उनमें, लेकिन ज्यादातर लोग वेस्ट हेवन शॉर्ट मैटरॉन को देखने के लिए आए हैं। जिस पर कैप्टन बेहद ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलती है क्या उस औरत को देखने के लिए इतने सारे लोग आए हैं? रॉबर्ट बताता है उसे पूरे आकाश गंगा में सबसे खूबसूरत औरत माना जाता है। भला कौन ही होगा जो उस महान सौंदर्य की देवी का एक झलक ना पाना चाहता हो, जिसके बारे में कहा जाता है कि बस एक बार आपके पास से गुजरने से ही आपका दिल कांप उठता है। मैंने भी पहली बार जब उसे देखा था तो मेरा दिल वो धड़क उठा था। इसीलिए हर कोई उम्मीद करता है क्या पता उसकी किस्मत अच्छी रही तो शायद वो तुमको चुन ले और वो उसके पतियों में से एक बन जाए। मैं तो मुश्किल से ही उसे मना कर पाऊंगा क्योंकि मेरी पहले से ही मंगेतर है। उसकी ऐसी बातों को सुनता हुआ कैप्टन चिल्लाते हुए कहती है यह बकवास है, क्या वो आकाश गंगा में सबसे खूबसूरत औरत है? यह केवल बाल कपड़े और मेकअप की वजह से है। अगर मैं भी उतना ही पाउडर लगाऊं और अपने बालों को संवार कर सेक्सी कपड़े पहन लूं तो मैं भी लगभग उसकी जैसी ही दिखूंगी। इतना बोलते हुए वो जब सुंजा से पूछती है मैंने सही कहा ना, तो सुंजा उसके टाइट कपड़ों को देखते हुए बोलता है इससे भी ज्यादा सेक्सी होने के लिए तुम्हें नंगा
होकर घूमना पड़ेगा। जिस पर कैप्टन उसकी तरफ देखने के अलावा और कुछ भी नहीं बोल पाती है। तो सुंजा बस उसे थम्स अप करते हुए स्माइल करता रहता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं शॉर्ट मैटरॉन जिनके सामने बैठी हुई बोल रही थी, ऐसा लगता है कि आपको यात्रा करना बहुत पसंद है, आपका पीछा करते करते मेरे तलवे घिस गए। जिस पर जिन बोलता है, अगर तुम्हें मुझसे कुछ कहना है तो जल्दी कहो और यहाँ से चली जाओ। वो बंदी जिस पर जिन के मजे लेते हुए बोलती है, मुझे तो बहुत कुछ कहना है, मेरा दिल वो मर रहा है, लेकिन क्या तुमने सुना नहीं था कि मैंने सबको यहाँ से जाने के लिए कहा था, लेकिन तुम अभी भी कबाब में हड्डी बनी हुई हो, तुरंत ही यहाँ से निकल जाओ। तो सोफा वो बताती है, अपने काम से काम रखो और मुझे परेशान मत करो। शॉर्ट मैटरॉन उसकी ऐसी रूडनेस को देख जैसे ही उसकी पावर को जांच करने की कोशिश करने लगती है, तो उसका स्कैनर वो बताता है कि उसके अंदर कोई भी इंटरनल एनर्जी ड्राइव स्थापित नहीं है। जो देखता हुआ शॉर्ट मैटरॉन वो सोच ही रही थी कि क्या वह प्योर नेचुरल बीइंग है। तभी जिन उससे कहता है, वो तो बस एक बच्ची है, उसे इग्नोर कर और जो तुम्हें कहना है वो कहो। जिनकी बच्चे वाली बात को सुन सोवा वो काफी ही ज्यादा निराश हो गई होती है और उससे दूर बैठी शॉर्ट मैटरॉन जिनकी बातों को सुन बोलती है, आप मुझे एक औरत के रूप में देखते हैं रिवॉल्व मास्टर। जिन बताता है, हाँ मैं तुम्हें औरत के रूप में देखता हूँ। जिस पर शॉर्ट मैटरॉन वो बोलती है, चलो यह राहत की बात है, अगर आप मुझे एक औरत के रूप में देखते हैं तो मैं सुंदर भी दिखती हूँ। सही कहा ना। अधिकांश आदमी कहते हैं कि मैं आकाश गंगा में सबसे खूबसूरत औरत हूँ और मैं इस चीज से इनकार नहीं करती। खासकर आपसे मिलने के बाद मैंने अपना और भी बेहतर ख्याल रखना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी अगर कोई कमी रह जाती है तो मैं उसकी भी भरपाई कर दूंगी। तो प्लीज मुझे एक रात दे दीजिए और मुझे अपने सीढ़ी से ब्लेस करिए। इससे आगे वो कुछ भी बोल पाती, उतने में ही वो शौक के मारे हैरान हो गई थी, क्योंकि उसकी बातों को सुन हम देख पाते हैं शोभा तुरंत ही उनके बीच आकर बैठ चुकी थी। जिसको देखते हुए वो कहती है, आखिर उसने ये कब किया? वह निश्चित रूप से पूरी तरह नेचुरल है, फिर कैसे उसने मुझे बिना पता चले मूव किया? उतने में ही शोभा बोलती है, तुमने बहुत देर कर दी, पहले मैं थे, यह आदमी मेरा है, मैंने सबसे पहले उसे शादी के लिए प्रपोज किया था। उसकी ऐसी बातों को सुन जिन बोलता है, वह तो बस बच्ची है, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। जिस पर शोभा कहती है, हाँ सही कहा, यही एकमात्र बाधा है, मेरी उम्र के हिसाब से मेरा शरीर अभी भी जवान है, हालांकि चूंकि मेरा बर्थडे कल ही था तो मैं अब पूरी तरह से एडल्ट हो चुकी हूँ, इसीलिए पीछे हट जाओ, यह आदमी केवल मेरा है, अगर तुमने उसे मुझसे जरा सा भी छीनने की कोशिश की तो यही होगा जो इस कप के साथ हुआ है। हम देखते हैं उसके हाथ में रखा हुआ कप पूरी तरह से जम चुका था, जिसे देखता हुआ शॉर्ट मैटरॉन अपने मन में कहती है, फ्रॉस्ट हेवन सूरा डेमन टेक्निक, या तो हेवनली डिमन सेक्ट की है या वह नेचुरल बीइंग होने के बावजूद भी फ्रॉस्ट हेवन सूरा डेमन टेक्निक को अपने सीमा तक ले जा सकती है। यही सब सोचता हुआ बाद में वह उससे कहती है, तो अफवाहें सच निकले, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, हेवनली डिमन सेक्ट के उन पागल बूढ़े लोगों को हेवनली डिमन सुप्रीम के जन्म की प्रतीक्षा करते करते थकान हो गए, इसीलिए उन्होंने खुद ही एक बनाने का फैसला किया। सही कहा ना? उन्होंने सभी पहले बने हुए हेवनली डिमन सेक्ट के लीडरों के जिन को इकट्ठा किया और उनमें से केवल श्रेष्ठ जिनों को चुना और उन्हें और भी बेहतर बनाकर अंततः एक असाधारण जिन का निर्माण किया। लेकिन जब समय आया तो केवल एक का जन्म नहीं हुआ बल्कि दो का जन्म हुआ। हालांकि सेक्ट के नियमों के अनुसार सुप्रीम हेवनली डीमन मास्टर केवल एक ही आदमी बन सकता था, इसीलिए उन्होंने लड़के को चुना क्योंकि उसके लिए मार्शल आर्ट सीखना आसान था और लड़की को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया गया, या कम से कम उन्होंने यही कहा था। लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कहानी में और भी बहुत कुछ था। जिस पर शोभा बोलती है, हाँ सही कहा, और भी बहुत कुछ है, बाकी का यह सच है कि बेकार की बातों पर बकवास करने वाली बुढ़िया के मुंह फाड़ दिए जाते हैं और वे मर जाती है। इतना बोलते हुए वो अपनी एनर्जी को भयंकर रूप में बाहर निकालना शुरू कर दिया था। तो शॉर्ट मैटरॉन बड़े ही खामोशी के साथ उसके पीछे अपेयर हो रहा हेवनली डीमन सोल के फिगर को देखते हुए कहती है, लगता है कि हेवनली डीमन सेट के उन बूढ़ों ने बहुत ही मूर्खतापूर्ण फैसले को लिया। उन्होंने उस बच्ची को बिना देखे ही उससे छुटकारा पाने की कोशिश की जिसके भीतर हेवनली डीमन सोल समाहित थी, एक ऐसा चमत्कार जो 10,000 सालों में एक बार ही होता है। हम देखते हैं उन लोगों की ऐसी बातों को सुनता हुआ जिनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वो अपने में ही मगन होता है।
जबकि दूसरी तरफ सोहवा उसकी ऐसी बातों को सुन बोलती है, बुढ़िया अब तुम बोलना बंद कर सकती हो क्योंकि तुम्हारा मुंह अभी फटने वाला है। तो जिन फाइनली उनके बीच आते हुए कहता है, चलो अब बस कर, बातचीत में लगी चोटों का बदला मुक्केबाजी से नहीं लिया जाना चाहिए। जिस पर सोहवा कहती है, भला इस तरह की बुढ़िया मुझे कैसे नुकसान पहुंचा सकती है, मेरे लिए तो वो ध्यान देने लायक भी नहीं है। तो जिन वो बोलता है, हाँ समझ गया, अब बस करो। उसे इतना सीरियस जैसे ही देखती है तो सोहवा वो भी शांत हो चुकी थी और अपनी एनर्जी को वापस लेते हुए वो कहती है, मैं केवल इस बार इसे जाने दूंगी, ध्यान रखना बस इस बार। तो जिन वो बोलता है, अब तुम भी पीछे हट जाओ। जिस पर शॉर्ट मैट्रॉन वो कहती है, वैसे भी मैं आजकल बचकाने नखरे करने वाले बच्चों को बर्दाश्त करने का ट्रेनिंग कर रही हूँ। जब भी मैं ऐसे बच्चों को देखती हूँ जिनका पालन पोषण ठीक से नहीं हो तो मुझे इस बात का बहुत अफसोस होता है कि काश मैंने उन्हें थोड़ा और लाड प्यार किया होता। जिसको सुन सोहवा तुरंत ही उस पर हमला करते हुए बोलती है, मैंने तुमसे कहा था केवल इस बार। हम देखते हैं वो हमला बेहद ही ज्यादा जोरदार होता है, हर जगह लाइट ही लाइट फैल चुकी थी और कुछ भी सामने दिख नहीं रहा था। हालांकि ये क्या, हम देखते हैं कि शॉर्ट मैट्रॉन बढ़िया आसानी के साथ उसके हमले को संभाल लिया होता है। जिसको देखता हुआ सोहवा बोलती है, बुरा नहीं है, 5 सुप्रीम मास्टरों में से एक कहलाने वाले व्यक्ति के रूप में भी क्या तुम कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली नहीं हो? तो शॉर्ट मैट्रॉन वो बताती है, 5 सुप्रीम मास्टर एक ऐसा नाम है जिसे दखल अंदाजी करने वालों ने खुद ही गढ़ा है। मैंने इस पर कभी भी अपनी सहमति नहीं दी, मेरा किसी का भी पक्ष लेने का कोई इरादा नहीं है, जरा सा भी नहीं। जो सुन सोहवा कहती है, तब तो तुम्हारा किसी और के सामने झुकने का संभावना और भी कम हो जाता है, या तुम इसे एक बार आजमाना चाहोगे? इतना बोलते हुए वो एकदम से ही शांत हो चुकी थी और जब अपने साइड में देखती है तो जिन उसके हाथों को पकड़ रखा था, मतलब कि वो नहीं चाहता था कि ये दोनों आपस में लड़े। खैर सोहवा अपने हाथों को इस तरह जिनको पकड़ा देख बोलती है, या तुमको इस बुढ़िया को लेकर चिंता हो रही है? जिन बताता है, अगर तुम अभी लड़ोगी तो तुम दोनों को ही चोट लगेगी। अगर तुम सचमुच में लड़ना ही चाहती हो तो तब तक इंतजार करो जब तक कि तुम्हारा हाथ वो ठीक नहीं हो जाता। जो सुनता हुआ सोहवा उसकी तरफ घूरते हुए कुछ भी नहीं बोलते, मतलब कि वो भी शायद इस बात से सहमत थे। खैर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रॉबर्ट अपने सामने देखता हुआ कहता है, आखिर अब वो क्या है? हम देखते हैं कि उनके सामने से कोई चीज बड़े ही तेजी के साथ उनकी ओर आ रहा होता है और अपने सामने आ रहे हर एक चीज को तबाह करता हुआ जा रहा था। हमें पता चलता है ये कोई और नहीं बल्कि दोनों ही मॉन्क थे जो कि अपने गुस्से में पागल हो चुके होते हैं। हम देखते हैं वो सीधे जिन के पास जाता है जहाँ पर कि वो सोहवा और शॉर्ट मैट्रॉन के साथ बैठा था। बड़ा मॉन्क बोलता है, वो धोखेबाज चुड़ैल कहाँ पर है? वहीं छोटा मॉन्क कहता है, आखिर वो धोखेबाज औरत कहाँ गए? हम देखते हैं कि वो लोग अंदर जाते समय वहाँ पर जितने भी लोग पहरा दे रहे थे सभी के परखच्चे उड़ा दिए होते हैं। पता नहीं ये लोग जिंदा भी हैं या मर चुके हैं। वहीं ऐसे नजारे को ऊपर से देख रहे इन लोगों की तो पूरी तरह फटकर चार हो चुके थे। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वे सारे ही लोग एक टेबल पर बैठे हुए थे और उस नकली टिकट को ही देख रहे होते हैं। जिन पूछता है, तो ये नकली टिकट है? बड़ा मॉन्क गुस्से में कहता है, हाँ सही कहा, यह कोई साधारण नकली चीज नहीं है, इसे इतनी बुरी तरह से बनाया गया है कि इसका मूल्यांकन करने का कोई फायदा ही नहीं है। तो कैप्टन वो कहती है, प्लीज शांत हो जाइए, हमें अभी तक इस बात का पक्का पता नहीं है। जिस पर जिन वो पूछता है, आखिर इस टिकट को चेक किसने किया? छोटा मॉन्क अपने टूटे अरमानों के साथ बताता है, टिकट इंस्पेक्टर ने खुद इसको चेक किया है। वो इसकी ऐसी बुरी हाल को देखते हुए जिन बताता है, अगर टिकट इंस्पेक्टर ने खुद इसे चेक किया है तो निश्चित ही ये टिकट नकली है। आखिर ये तुमसे कैसे हो गया? तो कैप्टन अपने सर को नीचे पटकते हुए बोलती है, हम बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी में थे और ऊपर से ये दोनों भी मुझे लगातार परेशान कर रहे थे। इसके अलावा अगर तुम ध्यान से सोचो तो हमारा टारगेट वैसे भी हासिल हो गया है। हमारा मकसद केवल पैसे खर्च करने का था और हमने उसे बखूबी उड़ा दिया है। जो सुन बड़ा मॉन्क वो और भी ज्यादा गुस्से में बोलता है, लेकिन अब हमारे पास टिकट नहीं है। आखिरकार अंत में हमने डायनामाइट डो को हमारे सामने लाइव देखने के मौके को खो दिया है। बड़े भाई का हाल तो देखो, उनका बहुत लंबे समय का यह सपना था। हमने पहली बार उस गाने को लगभग 3 साल पहले संयोग से सुन लिया था। उनकी उम्र अधिक होने के बावजूद भी उन्होंने इतनी मेहनत की और लगभग आधा गाना याद कर लिया, यहाँ तक कि वे ग्रुप के साथ भी गा सकते थे। इसके अलावा कल उनका 140वां जन्मदिन है। बड़े मॉन्क की बातों को सुन जिन बोलता है, चलो पहले से एक एक करके सुलझाते हैं। इसी के साथ वो कैप्टन से कहता है, सबसे पहले तुरंत पैसे को वापस करो। कैप्टन बोलती है, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? यहाँ पर 240,000 क्रेडिट की बात हो रही है, मैं कैसे इसे लौटा सकती हूँ? मेरे पास पैसे नहीं है। जिन बोलता है, नहीं
पैसे तुम्हारे पास ही, तुमने इसे चुरा लिया है। जो सुन कैप्टन को काफी बड़ा शौक लगा था और आगे वो कुछ भी बोल पाती तभी उसके पीछे बड़ा मौका आते हुए कहता है, तुम बदमाश, तो ये सब तुम्हारा ही करतूत है। उसे इतने गुस्से में देख कैप्टन जिन से कहती है, या तुम सच में मुझे चोर कह रहे हो? जिन बताता है, क्या यह क्लियर नहीं है? यह जालसाजी इतना घटिया है कि जब तक कोई बहुत ही मंद बुद्धि ना हो तब तक वो इससे मूर्ख बन ही नहीं सकता है। इसीलिए तुम्हारे जैसे तेज दिमाग और गणित में माहिर व्यक्ति इस तरह के झांसे में तो आ ही नहीं सकता। इसके अलावा क्या धोखाधड़ी और चोरी तुम्हारी खासियत नहीं है? जरूर ये सारी चीजें तुमने ही किया होगा। जो सुनता हुआ कैप्टन उस समय को याद करती है जब रॉबर्ट ने कहा था, मैंने उसे पैसे उधार देने की बात की लेकिन उसने मना कर दिया और इसके बजाय जाकर पैसे चुरा लिए। उसका कहना है इस तरह से उसकी अंतरात्मा कम परेशान होगी। जिसके जवाब में उसने कहा था, मैंने जो चीज चुराई है उन्हें पाने के लिए मैंने मेहनत की, लेकिन उधार लेना तो बस उसे मुफ्त में पाने जैसा है। इन्हीं बातों को याद करता हुआ कैप्टन जब कुछ भी नहीं बोल पाती है तो जिन कहता है, खैर छोड़ो, बस पैसे वापस कर दो। रही बात टिकटॉक की तो यह भी तुम्हारी ही जिम्मेदारी है, इसीलिए इसे हमारे लिए लेकर आओ। जिस पर कि कैप्टन और भी ज्यादा परेशान होते हुए उससे कुछ बोलती उससे पहले ही वो वहाँ से जाते हुए कहता है, अब चूंकि मामला सुलझ गया है तो सब लोग आराम कर सकते हैं। वह काबिल है, इसलिए मुझे यकीन है कि उससे जल्द ही एक मिल जाएगी। जिनके मुंह से ऐसी बातों को सुन दोनों ही मोंग बहुत ही ज्यादा भावुक होते हुए कहते हैं, ये कितनी राहत की बात है सीनियर ब्रदर, आप कल कंसर्ट को देख पाएंगे। जिस पर कि छोटा मोंग वो रोते हुए भगवान को शुक्रिया करने लगता है, जबकि भाई कैप्टन वो तो मिमियाने के अलावा कुछ भी नहीं बोल पाती। पर बाद में वो कहती है, आखिर मैंने पैसे कब चुराए? इसके अलावा यहाँ बात केवल एक का नहीं है, अगर यहाँ पर किसी के साथ धोखाधड़ी हुई है तो वो मैं हूँ। दूसरी तरफ उन लोगों से दूर उनकी बातों को सुनता हुआ ये दोनों बड़े ही देर से खामोश थे। तो सुहवा कहती है, बुढ़िया तुम अभी भी यहाँ पर क्यों हो? क्या तुम इस चीज से थक चुकी हो कि तुम्हारा सर अभी भी गर्दन से जुड़ा हुआ है? जिस पर कि शॉर्ट मेट्रॉन जरा सा भी ध्यान ना देते हुए उससे पूछती है, या सचमुच में तुमने उसे शादी के लिए प्रपोज किया था? वो बताती है, हाँ, जिस पल मैंने उसे पहली बार देखा मैंने तुरंत उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। शॉर्ट मेट्रॉन पूछती है, तो क्या यह पहली नजर का प्यार है? जवानी वाकई में कुछ अलग ही होती है। तुम इतनी बेपरवाह हो कि पहली मुलाकात पर ही अपना पूरा भविष्य दांव पर लगा दिया। मुझे तो अब थोड़ी सी जलन होने लगी। जो सुन शोभा बोलती है, आखिर तुम क्या बात कर रही हो? मैं किसके प्यार में पड़ गई? शॉर्ट मेट्रॉन पूछती है, क्या तुमने अभी अभी नहीं कहा तुमने शादी के लिए उसे प्रपोज किया था? वो बताती है, मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं उससे प्यार करती थी, मैंने बस बिना सोचे समझे ऐसा कर दिया। क्योंकि ना जाने क्यों जब मैं उसके बगल में खड़ी थी मुझे ऐसा लगा शायद मेरा भी कल होगा। ऐसा लगा जैसे मेरी सारी चिंताएं गायब हो गई। उसकी ऐसी बातों को सुनता हुआ शॉर्ट मेट्रॉन वो सीरियस होकर उसे देख ही रही होती है। तभी एक आवाज आती है, मैं निर्दोष हूँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ मैं निर्दोष हूँ। वाकई में मेरे साथ अन्याय हो रहा है। 623 चोरियां, 274 गबन के मामले और 88 घोटालों में से इस बार मैंने सचमुच में कुछ भी नहीं किया। वैसे इस तरह चिल्लाता हुआ देख शॉर्ट मेट्रॉन बोलती है, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शोर है, या हम कहीं और चले? एक साथ वो जैसे ही अपने मन में कहती है टेलीपोर्ट, वो तुरंत ही वहां से गायब हो गई थी। वहीं शोभा वो बोलती ही रह गई कि नहीं धन्यवाद, और वो भी इसी के साथ गायब हो जाती है और सीधे शॉर्ट मेट्रॉन के शिप पर उसके सामने अपीयर होती है। जो देख वो बोलती है, तो तुमने मुझे अपने घर पर लिया है? सच में कहते हैं ना कि अपने इलाकों में आवारा कुत्ता भी लड़ाई करना चाहता है, तो फिर क्या तुम मुझसे यहाँ पर फाइट करना चाहती हो? तो शॉर्ट मेट्रॉन वो बताती है, बकवास की बातें करना बंद कर, मैं तुम्हें यहाँ पर धमकाने के लिए नहीं लाई हूँ, मेरे पास कोई कारण नहीं है तुम्हें चोट पहुँचाने के लिए। तो सुबह वो बोलती है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास कारण नहीं है, बस तुम्हारे पास क्षमता नहीं है। वैसे भी यहाँ पर केवल मैं ही हूँ जो तय कर सकती है कि तुम कर सकती हो या नहीं। शॉर्ट मेट्रॉन उसकी ऐसी बातों को सुनता हुआ उसकी तरफ देखते हुए स्माइल करने के अलावा और कुछ भी नहीं बोलते। जिसको देखता हुआ शोभा कहती है, अब तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? जिस पर शॉर्ट मेट्रॉन बताती है, तुम और मैं काफी हद तक एक जैसे हैं, यहाँ तक कि 20 साल की उम्र में ही अपनी जवानी को बेपरवाही से प्रदर्शित करने के हद तक। जो सुन शोभा बोल ही रही थी कि ये किस तरह की बकवास है, तभी वो कुछ देख बेहद ही ज्यादा शौक हो गई होती है, क्योंकि शॉर्ट मेट्रॉन का शॉट बिल्कुल ही उसके गले के पास था और वो बोल रही थी, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास हेवनली डीमन सोल है इसका मतलब ये नहीं कि तुम इनविंसिबल हो, तुम अभी उसकी आधी शक्ति का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती हो। जिस पर शोभा तुरंत ही उससे दूर हटते हुए बोलती है, अरे यार मुझे हंसाओ मत। इतना बोलते हुए वो काफी ही स्पीड के साथ एकदम से ही शॉर्ट मेट्रॉन के पीछे आ गई थी और साथ ही उस पर इतना जोरदार हमला करती है कि हम
हम देख पाते हैं शॉर्ट मेट्रॉन का शरीर पूरी तरह से छत बितर हो चुका था। लेकिन भाई साहब ये बस उसकी आफ्टर इमेज होती है, उसे कुछ भी नहीं हुआ होता है। वो तो अभी भी बोल रही थी, मैं ऐसा इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि तुम एक हाथ का ही इस्तेमाल कर सकती हो। मैं बस ये इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि तुम जन्म से ही हेवनली डीमन सोल की शक्तियों को अस्वीकार करती आई हो, इसीलिए तुम उसकी शक्तियों का सही से उपयोग नहीं कर पाती। जो सुनता हुआ सोवा फिर से उस पर हमला करते हुए बोलती है, मैंने कहा अपनी बकवास बंद कर। हम देखते हैं कि उसका दोबारा हमला फिर से भयंकर रूप में शॉर्ट मेट्रॉन के ऊपर बरसा हुआ होता है। लेकिन ये क्या, वो अपने सामने किसी चीज को देख काफी ज्यादा शौक हुई थी क्योंकि वो देखती है शॉर्ट मेट्रॉन बिल्कुल ही सही सलामत अपनी जगह पर खड़ी थी, साथ ही उसकी पूरी बॉडी गोल्ड में बदल चुकी होती है, जिसको देखते हुए सोवा अपने मन में कहती है यह तो वज्रा बॉडी है। इतने में ही शॉर्ट मेट्रॉन आगे कहती है, चलो अब रुक भी जाओ, चाहे फिर हम 100 बार भी लड़ लें और फिर भी कोई भी हल नहीं निकलेगा। इसके अलावा जैसे कि मैंने पहले कहा, हम सचमुच में एक जैसे हैं। हमारी नियति से मुंह मोड़ने की आदत, भले ही हमारा पीठ एक दूसरे के बगल में है, लेकिन अगर हमें एक दूसरे का चेहरा देखना है तो हमें पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाना पड़ेगा। इसीलिए हम कभी भी दुश्मन नहीं हो सकते, हमें कभी एक दूसरे की आंखों में देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो सुनता हुआ जब सोहवा पूछती है, आखिर तुम किस तरह की बकवास कर रही हो, तो शॉर्ट मेट्रॉन वो बताती है, उसके हमारे बीच होने के बावजूद भी हमारे बीच झगड़ने की कोई बात नहीं है। अगर तुम उसे चाहती हो तो वह पूरी तरह से तुम्हारा हो सकता है, मुझे तो बस उसका एक टुकड़ा चाहिए। जिस पर सोहवा फिर से कुछ भी ना समझते हुए जब इसके बारे में उससे पूछती है तो शॉर्ट मेट्रॉन वो बताती है कि जब तक मैं तुम्हारी मदद ना करूं तब तक तुम उसे कभी भी हासिल नहीं कर सकती हो, इसीलिए चलो तुम्हारी मदद थोड़ी सी कर दिया जाए। इतना बोलते हुए वो क्रीपी स्माइल करना शुरू कर दिया था, मतलब कि कांड होने वाली है। सोहवा उसकी बातों को सुन कहती है, मुझे से पंगा मत ले, मुझे किसी भी बुरी और बेकार औरत की मदद की आवश्यकता नहीं है। जो सुन शॉर्ट मेट्रॉन उसके कानों के पास जाकर बोलती है, तुमने अभी तक किसी भी आदमी के साथ नहीं रही हो, सही कहा ना। सोहवा जो सुन इतना हैरान होती है कि मानो वो सहन गई हो। और इसी के साथ सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम इस बंदे को देखते हैं जो कि कैप्टन से बोल रहा था, मैं तुम्हें उस धोखेबाज को ढूंढने में मदद कर सकता हूँ, यह मेरा इलाका है, यहाँ एक चम्मच भी मेरी नजरों से नहीं बच सकता। इसके अलावा धोखाधड़ी करना मेरी खासियत है। मुझे बताओ, क्या तुम टिकट घटोला करने वाले का पता लगा रही हो? ये बहुत आसान है। कैप्टन कहती है, क्या सच में? वो बताता है, एक धोखेबाज का सबसे बड़ा नियम यह होता है कि वो अपने ग्राहकों को कभी धोखा नहीं देता, वह ग्राहक के सामने हमेशा बर्फ की तरह ईमानदार होता है। तुम्हें ये पता है ना? जिस पर कैप्टन बोलती है, असल में मुझे नहीं लगता। तो वो बंदा कहता है, तुम चाहते क्या हो? मुझे बताओ, क्या मैं उसे ढूंढूं या नहीं? अगर तुम चाहती हो तो मैं इसे बहुत सस्ते में कर सकता हूँ। बिल्कुल सस्ते में। कैप्टन पूछती है, कितने सस्ते में? वो बंदा बताता है, मुझे पैसों की आवश्यकता नहीं, बस थोड़ी सी तुम्हारी मेहनत चाहिए। जो काम हमने पहले अधूरा छोड़ दिया था। आगे वो कुछ भी बोल पाता, उसी समय सारी चीजों को कैप्टन समझ जाती है और अपनी पुरानी बातों को याद करते हुए काफी ही ज्यादा गुस्से में उस पर हमला करते हुए जैसे ही बोलती है, तुम पागल कमीने कहेंगे, तभी उसे अचानक ही अपने पीछे कुछ महसूस होता है और जब वो अपने पीछे घूर कर देखती है तो वहाँ पर दोनों ही मॉन्क उसी की तरफ बहुत ही गौर से देख रहे थे। बड़ा मॉन्क बोलता है, तुम क्या कर रही हो? जल्दी से रिक्वेस्ट को स्वीकार करो, शो शुरू होने में ज्यादा समय नहीं बचा है। वही छोटा मॉन्क बोलता है, मुझे नहीं पता वो क्या चाहता है, लेकिन ये काफी ही आसान लगता है, इसीलिए इसे जल्दी से स्वीकार कर लो। उन लोगों की ऐसी बातों को सुनता हुआ कैप्टन बेचारी वो कुछ भी बोल पाते उससे पहले ही जिनका भी आवाज आ जाता है, सही कहा, स्वीकार कर लो, ये बहुत आसान लगता है, वैसे भी ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, अगर तुम इसे हल कर सकती हो तो संकोच मत करो। भाई साहब उन लोगों की ऐसी बातों को सुनता हुआ कैप्टन के पास तो कोई शब्द ही नहीं बचा था, आखिर अब वो क्या करे और क्या बोले। हालांकि इसी के साथ सीन चेंज होता है और अगला सीन थोड़े समय बाद की थी। जेन रॉबर्ट के साथ बीच मार्केट में बैठा हुआ था, जहाँ पर उसके चारों ही तरफ काफी सारे लोग थे। रॉबर्ट कहता है, तुम अचानक ही कॉफी क्यों मांग रहे हो? या 2000 साल पहले भी कॉफी हुआ करती थी? तो जेन वो उसकी बातों पर ध्यान ना देते हुए कहता है, खुशबू तो मिलती जुलती है लेकिन स्वाद बहुत ही हल्का है, ये तो अफसोस की बात है। जिस पर रॉबर्ट वो कहता है, तो अब तुम रिव्यू भी देने लगे, क्या बात है? जेन बताता है,
खैर छोड़ो, मुझे बताओ कि तुम शराब क्यों नहीं पी रहे हो। रॉबर्ट बताता है एक कप की कीमत 2 कटोरे नूडल्स के बराबर है। मुझे तो एक भी ऑर्डर करने में बुरा लग रहा है, तो प्लीज जल्दी से इसे पी लो। अगर सुंजा को इसके बारे में पता चल जाएगा तो वो पूरी तरह बौखला जाएगा। हमारे फाइनेंस की सारी जिम्मेदारी उसी की है। हम देखते हैं उसके आसपास बैठे हुए बाकी के सारे ही लोग उन लोगों को बात करता हुआ देख ये कंफर्म कर लेने के बाद कि जिस बंदे पर बाउंटी 10 मिलियन का है वो यही है, तो ये सारे ही लोग जिनकी तरफ एक साथ जाने लगते हैं। जिससे परेशान होकर रॉबर्ट उन लोगों पर चिल्लाते हुए बोलता है मजाक करना बंद करो और जहाँ बैठे हो वहीं बैठे रहो। ये सुनता हुआ तो ये लोग भी चौंक चुके थे, आखिर वो इस तरह बात कैसे कर सकता है। वहीं रॉबर्ट उनकी भावनाओं पर हल्का सा भी ध्यान दिए बिना कहता है चाहे फिर तुम लोगों को इनाम की रकम की कितनी ही सख्त जरूरत क्यों ना हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि बिना कुछ के 10 मिलियन क्रेडिट इनाम का तुम्हें ऐसे ही मिल जाएगा? अगर तुम ऐसे सोचते हो तो ये सोचना बंद कर दो, वरना तुम सभी अपनी जान को गंवा बैठोगे। वे लोग जो सुनता हुआ कुछ भी नहीं बोलते और फिर उसके पास आए हुए एक बंदे को काफी ही ज्यादा गौर से देखना शुरू कर देता है। वहीं रॉबर्ट के पास जो बंदा आया था वो कहता है तो तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे पास 10 मिलियन क्रेडिट के इनाम को प्रोटेक्ट करने की क्षमता है? उस बंदे को अपने पास इस तरह देख रॉबर्ट भयंकर रूप में डर गया होता है और अपने मुंह से एक भी आवाज बाहर नहीं निकाल पाता। जबकि वो बंदा जब उसकी पावर को जांच करता है तो उसे पता चलता है कि रॉबर्ट की रैंक तो D- है। D- रैंक के बाउंटी हंटर। मुझे समझ नहीं आ रहा है यह SS लेवल का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन उसकी रक्षा करने वाला एक घटिया सस्ता शिकारी है। या कोई मजाक चल रहा है? मुझे बताओ क्या तुमने केवल मजाक के लिए मुझे हिलाने की हिम्मत की? जो सुनता हुआ रॉबर्ट बोलता है मुझे पता है तुम मजबूत हो, लेकिन ज्यादा घमंड मत करो। अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो इसे मजाक के रूप में समझ कर चले जाओ, इस तरह तुम भाग्यशाली रहोगे। वह बंदा जिस पर कहता है या तुम सचमुच में नहीं जानते मैं कौन हूँ? रॉबर्ट बताता है अलेक्जेंडर बर्नडियो, एक S रैंक हंटर, सभी हंटरों में 4थे रैंक वाला। तुम्हें जिम जाना पसंद है और तुम्हारा शौक बॉडी प्रोफाइल पिक्स लेना है। वह बंदा रॉबर्ट की ऐसी बातों को सुनता हुआ अपने मन में कहता है मेरे बारे में इतना कुछ जान लेने के बावजूद भी वो इतना शांत क्यों है? या वो पागल है या फिर इससे आगे वो कुछ भी सोच पाता तभी उसके सामने एक कप उड़कर आती है, जिसे देखता हुआ वो कहता है वैक्यूम ग्रैब्स। सेम टाइम पर दूसरी तरफ हम शोभा को देखते हैं, उससे शॉर्ट मेट्रॉन वो बोल रही होती है इतना क्यूट एक्सप्रेशन है, तुम तो बर्फ चुराते पकड़ी गई बिल्ली की तरह दिख रही हो, इतना मासूम हो तुम। इतना बोलकर जब वो वहाँ से जाने लगती है तो पीछे खड़ी शोभा वो चिल्लाकर बोलती है मुझे पता है मैं सब कुछ जानती हूँ, तुम मुझे बताने की कोशिश मत करो। जिस पर शॉर्ट मेट्रॉन वो फिर से क्रीपी स्माइल के साथ बोलती है इसका मतलब तो तुम्हें सच में कुछ भी नहीं पता है ना? B617 होलोग्राम स्टार्ट करो। उसके इतना बोलते ही हम देख पाते हैं कि शोभा के सामने एक बड़ी सी स्क्रीन खुल चुकी थी। और अब तुम लोग बताओ इसमें क्या चलने वाला है? मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा क्योंकि इस शो को बच्चे भी देखते हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि उनके दिमाग में कुछ उल्टा सीधा जाए। बस तुम अंदाजा लगा लो वही चीज चलती है जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। पहली बार शोभा अपने सामने ऐसी चीज को देख इतना शौक हुई थी कि वो अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर उसे घूर कर देख रही थी, जबकि शॉर्ट मेट्रॉन वहां से जाते हुए बोलती है शो का आनंद लो। इसी के साथ वो अपने शिव के अंदर जाती है और फिर अपने सिंहासन पर बैठकर एक वॉइस मैसेज भेजते हुए बोलती है ऐसा एटीट्यूड बस उसे सरसरी नजर से देख लो और वापस भेज दो। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम वापस अलेक्जेंडर को देखते हैं। वह जिन के पावर को जब चेक करने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है जिन पूरी तरह से नेचुरल है, उसके पास कोई भी इंटरनल एनर्जी ड्राइव नहीं है, जिसके चलते वो बोलता है एक नेचुरल बीइंग होने के बावजूद भी तुम वैक्यूम ग्रैब्स का यूज कैसे कर सकते हो? साथ ही वो अपने मन में सोच रहा था या सचमुच में उसने QI को पूरी तरह मास्टर कर लिया है? इसका मतलब तो यह बाउंटी वाकई में सच है। इतना बोलते हुए वो अपनी एनर्जी को बाहर निकालना शुरू कर दिया था, जिसे देखता हुआ रोबोट बोलता है मैंने तुमसे कहा था वापस चले जाओ, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। वो बंदा हमला करते हुए कहता है अगर काम जायज है तो मैं उसे जरूर हंट करूंगा। इसी के साथ वो जैसे ही अपने अटैक को रिलीज कर पाता उससे पहले ही उसके सामने शोभा अचानक से ही अपियर हो जाती है, जिसे देख तो वो बंदा भी हैरान था और अपनी जगह पर एकदम से ही स्तब्ध होकर रुक चुका था। आखिर वो एकदम से ही यहाँ पर कैसे आए? वहीं हम शोभा को देखते हैं जो कि उस वीडियो को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा सीरियस लग रही थी। वह जिन की तरफ आगे बढ़ते हुए कहती है ये कितना गंदा है। उसे इस तरह देख रोबोट बोलता है आखिर अब उसे क्या हो गया? तभी शोभा वो चिल्लाते हुए कहती है मैं अपना बयान वापस लेती हूँ, मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी, यह बहुत ही ज्यादा घिनौना है। तभी उसके पीछे से अलेक्जेंडर बोलता है वही
जरा साइड हट जाओ वरना मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। और बेचारा इससे ज्यादा और सीरियस हो पाता है। तभी शोभा उसे एक घुसा देते हुए हवा में उड़ाते हुए बोलती है, बाहर में जाओ। उस बंदे को इस तरह हवा में इतनी आसानी से उड़ता हुआ देख वहाँ पर खड़े सारे ही लोगों के पसीने छूट चुके थे। वे सोच नहीं पा रहे होते हैं कि इतनी आसानी से अलेक्जेंडर ऐसे हार सकता है। हम देखते हैं शोभा के उस मामूली हमले का ही इम्पैक्ट इतना भयंकर था कि उसे शहर में दूर से भी देखा जा सकता था। वहीं शोभा को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो अभी भी अपनी जगह पर खड़ी थी जबकि उसके पीछे का पूरा जमीन तबाह हो चुका था। वो आगे कहते हैं, ये घिनौना है, मैं किसी भी अंकल से शादी नहीं करने वाले हूँ और तुम भी शादी मत करना, समझ गए। तभी हम देख पाते हैं कि उस हमले को देखकर वो वहाँ पर ये बंदे वो भी पहुंच चुकी होती है और अपने सामने जिनको देख बोलती है आजोशी मतलब कोरियन में मिडिल एज आदमी को बोला जाता है। उसे इस तरह का एक वहाँ पर देख ये लोग भी चौंक चुके थे। लेकिन तभी छोटी बच्ची वो आगे बढ़ती है और फिर बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ दौड़कर सीधे जिन से लिपट चुके थे और कहती है, तो तुम यहाँ पर हो। वहीं शोभा उसे तो पहले कुछ भी समझ नहीं आता क्योंकि वो पहली बार छोटी बच्ची से मिली होती है और उसे पता नहीं होता है कि ये बंदी उसे आखिरकार क्यों लिपट रही है। लेकिन जब बाद में उसे समझ आता है तो वो चिल्लाते हुए बोलती है, ओए तुरंत दूर हटो उससे। लेकिन उसके इसी एक्सप्रेशन के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। अगला एपिसोड और इसमें बात आएगी क्योंकि फिलहाल के लिए जितने भी चैप्टर आए थे मैंने सारे ही एक्सप्लेन कर डाले। और हाँ, जाने से पहले ये बता किसने सोचा था जिस सीरियस शॉर्ट मेट्रॉन को हमने स्टार्टिंग के एपिसोड में देखा था उसका कैरेक्टर इस तरह नीचे गिरेगा? क्या किसी ने सोचा था? साथ ही राइटर खुद भी कंफ्यूज है और हमें भी कंफ्यूज कर रहा है। पहले उसने बोला था बच्चे मशीन में बनाए जाते हैं केवल जिन लेकर, लेकिन अब इस एपिसोड में वो जिन से एक रात मांग रही है उसके सीड को लेने के लिए। इसका क्या मतलब हुआ? क्या मैं स्टार्टिंग के एपिसोड भूल चुका हूँ या फिर राइटर वो खुद स्टोरी को भूल कर एक लूप होल बना दिया है? काफी ही बड़ा कंफ्यूजन है भैया। खैर जो कुछ भी हो इसे गंदी तरह से कोई भी नहीं लेगा। मैं बस स्टोरी की गलतियों को समझने की कोशिश कर रहा था। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सब अपना ध्यान रखो।